भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान द्वारा राजभाषा प्रशिक्षण सह राजभाषा संवाद कार्यक्रम आयोजित कार्यक्रम में मैं संस्थान के निदेशक महोदय, संस्थान के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों से जुड़े हुए वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। देवियों और सज्जनों, जैसा कि शीर्षक से ही प्रतीत है कि आज हम राजभाषा से संबंधित जो नियम है, अधिनियम है और राजभाषा नियम 1976 उससे संबंधित जो प्रावधान है उस पर एक जानकारी प्रदान की जाएगी और इसके साथ ही हम आपस में जो राजभाषा से संबंधित जो भी नियम है उनके संदर्भ में किसी प्रकार की दुविधा है उस पर हम एक संवाद भी स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। अतः मैं संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर ए मधु जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अनुमति प्रदान करें तो इस कार्यशाला का आरंभ किया जाए। शुरू करें सर। पहला स्लाइड लगाओ। पहला स्लाइड लगाओ। हाँ, देवी और सज्जनों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद कि हमारे शासन की भाषा क्या हो, भारत के केंद्र सरकार के कामकाज की क्या भाषा हो, इस पे लंबे विचार विमर्श के पश्चात भारत की संविधान निर्मात्री सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राजभाषा होगी और जो भी शासकीय कामकाज किए जाएंगे वो हिंदी में किए जाएंगे। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया था कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर 1949 को पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के पश्चात अनुच्छेद 344 में यह प्रावधान किया गया था कि भारत सरकार एक ऐसे आयोग का गठन करेगा और एक ऐसी समिति का गठन करेगा जो संघ के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को, हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होंगे, जो भी आवश्यक नियम होंगे, उनको बनाया जाएगा। इसको देखते हुए जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का संविधान 1950 में बना और प्रावधान था 344 में कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात आयोग का गठन किया जाएगा। तो 1955 में एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया जिसको हम बीजी खेर आयोग के नाम से भी जानते हैं। आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की सरकार को, राष्ट्रपति को। इस रिपोर्ट के पर एक संसदीय राजभाषा समिति ने विचार किया और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 1959 में अपनी संस्तुति प्रदान की गई, जिसके पश्चात एक अंतरिम राष्ट्रपति आदेश 1960 में पारित किया गया, जिसके द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी किस रूप में प्रयुक्त की जाए उस पे काम जो है आरंभ हुआ। लेकिन लगभग 15 वर्षों के बीत जाने के बाद भी शासकीय प्रयोगों में हिंदी का वो रूप नहीं देखने को मिला जिसकी अपेक्षा संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों द्वारा की गई थी। अतः 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम पारित किया, जिसके सभी प्रावधानों की तो नहीं, कुछ मुख्य प्रावधानों की मैं चर्चा करूंगा। इस अधिनियम के राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के अंतर्गत संसद ने सरकार को यह अधिकार दिया कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के जितने भी प्रावधान हैं उनको लागू करने के लिए, उनके सम्यक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नियम बना सकती है। इसका प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने यह दायित्व गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राजभाषा विभाग को दिया और राजभाषा विभाग ने 1976 में राजभाषा नियम 1976 बनाए। कहने का तात्पर्य यह है, ये जो पृष्ठभूमि थी, कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा के संदर्भ में जो भी कार्य किए जाते हैं उनका मुख्य आधार राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा नियम 1976 हैं, जिनके कुछ प्रावधानों की चर्चा, जिसके मुख्य प्रावधानों की चर्चा इस प्रशिक्षण कार्यशाला में की जानी है।
इस कार्यशाला में जिन बंदों पे हम चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, वो जो तिमाही रिपोर्ट है, जैसा कि जितने भी हम संस्थान के या कार्यालयों के लोग जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं कि प्रत्येक संस्थान द्वारा हर तिमाही में एक राजभाषा संबंधी प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को और राजभाषा विभाग की वेबसाइट पे अपलोड की जाती है। उसी को केंद्र में रखते हुए उससे संबंधित प्रावधानों की चर्चा करने का प्रयास इस प्रशिक्षण कार्यशाला और संवाद में करने किया गया है। तो जैसा कि आपके समक्ष जो पहला स्लाइड है, वो आप देख सकते हैं कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 प्रावधान है, लेकिन यह जो धारा है, धारा 3(3), उस पर विशेष बल दिया जाता है। यह धारा इतनी महत्वपूर्ण है कि जब जब कभी संसदीय राजभाषा समिति या राजभाषा विभाग का कोई अधिकारी या कोई समिति आपके कार्यालय में आती है, तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की विशेष रूप से जांच करती है। इस अधिनियम में कुल 14 दस्तावेजों की चर्चा की गई है। 14 दस्तावेज को यह न माने कि ये 14 नंबर हैं, ये पूरे इंक्लूसिव कह सकते हैं, ये समावेशी हैं, एक तरह से प्रकार हैं। जैसे हम कहते हैं कि मूल अधिकार की संविधान द्वारा हमें जो है 7 मूल अधिकार दिए गए हैं, जबकि संविधान द्वारा जो 7 मूल अधिकार दिए गए हैं, उसकी व्याख्या के रूप में असंख्य मूल अधिकार भारत की उच्चतम न्यायालय द्वारा उसको जो व्याख्या के रूप में प्रदान किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो 14 दस्तावेज हैं, इसमें नियम यह है कि ये जितने 14 दस्तावेज हैं, संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, जो भी प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट है, प्रेस विज्ञप्ति है, और मतलब इसमें जितने भी ये 14 दस्तावेज आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसमें जब भी ये किसी कार्यालय द्वारा जारी होंगे, वो हमेशा द्विभाषी रूप में जारी होंगे, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में जारी होंगे। इसमें बात आती है उत्तरदायित्व की कि ये किसका उत्तरदायित्व है कि इस अधिनियम का पालन किया जाना किसका उत्तरदायित्व बनता है। तो उसमें स्पष्ट रूप से नियम 6 के अंतर्गत कहा गया है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 6 के अंतर्गत कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति अपने हस्ताक्षर से इन दस्तावेजों को जारी करता है, उसका यह व्यक्तिगत दायित्व होता है कि वह सुनिश्चित कर ले कि यह दस्तावेज या ये जो भी आदेश, परिपत्र या कार्यालय आदेश या जितने भी ये 14 दस्तावेज आपको दिख रहे हैं जो जारी होते हैं, वो अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएं और उनको द्विभाषी रूप में ही जारी किया जाए। जब कभी संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किसी भी कार्यालय का निरीक्षण किया जाता है, तो हम सब जानते हैं कि वो एक निरीक्षण प्रश्नावली कार्यालय को भेजते हैं। तो निरीक्षण प्रश्नावली के का जो सबसे प्रमुख भाग है, इसमें जो आपके सामने उल्लिखित है, 1 मिनट में समय चाहूंगा। स्क्रीन मुझे दिख नहीं रही है, ये स्क्रीन दिख नहीं रही है। 1 मिनट हमें समय दीजिए। हाँ, हाँ, इसमें मैं जो चर्चा करना चाहता था कि जो इसमें सामान्य आदेश दिया गया है, प्राय कुछ दफ्तरों में मैंने कार्य करते समय ये अनुभव किया है कि कुछ अधिकारी कर्मचारी कहते हैं कि जो कार्यालय आदेश है, कार्यालय ज्ञापन है, परिपत्र है, उनकी चर्चा तो इसमें 14 दस्तावेजों में कहीं नहीं की गई है, तो फिर हम क्यों इनको द्विभाषी रूप में निकालें? क्योंकि आपने तो कह दिया कि जो 14 दस्तावेज हैं उन्हीं को बस द्विभाषी रूप में जारी करना है, इसमें कहीं भी कार्यालय आदेश, परिपत्र और कार्यालय ज्ञापन नहीं दिया गया है। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जब हम परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन की बात करते हैं, तो ये सब सामान्य आदेश के अंतर्गत आता है। अतः ये कभी ना सोचें कि कार्यालय आदेश, परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन को हम द्विभाषी रूप में नहीं जारी करेंगे, इनको अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में ही जारी किया जाना है। हाँ, मैं चर्चा कर रहा था, संसदीय राजभाषा समिति द्वारा जब निरीक्षण किया जाता है, तो उसके प्रश्नावली के भाग 2 की बिंदु संख्या 1.1 में इन 14 दस्तावेजों में किसी कार्यालय की क्या प्रगति है, उसका पूरा विवरण देना होता है कि आपने कितने कुल दस्तावेज जारी किए,
कितने अंग्रेजी में जारी किए, कितने हिंदी में जारी किए, कितने आपने द्विभाषी रूप में जारी किए। उसमें अगर आपने उसका उल्लंघन किया है तो उस पे समिति बहुत सख्त है और इसके लिए बड़ी मतलब असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रश्नावली के अनुपालन के संदर्भ में बिंदु संख्या 1.2 में समिति द्वारा यह कहा गया है कि उस कार्यालय के जिन लोगों ने इसका उल्लंघन किया है उनका नाम और पदनाम का विवरण दें। अतः इस कार्यशाला के माध्यम से जो भी प्रशासन या अन्य महत्वपूर्ण पदों पे जो आईसीआर में लोग काम कर रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जब कभी आप अपने हस्ताक्षर से कोई कार्यालय आदेश, परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन जारी करें तो उसको अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी करें, क्योंकि समिति तो इतनी सख्त है कि आपके नाम और पदनाम की भी वो लिस्ट मांगती है कि अगर आपने कहीं उल्लंघन तो नहीं किया है। दूसरा है उसी की बिंदु संख्या 1.3 में समिति द्वारा यह कहा जाता है कि अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो संस्थान के प्रमुख द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है उसका भी विवरण प्रदान करें। मेरे द्वारा ये जो जानकारी दी गई है उसका उद्देश्य यह है कि यह धारा 3.3 का अनुपालन अत्यंत अनिवार्य है और इसका किसी भी हालत में इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में हमने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार या राजभाषा के संदर्भ में जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं राजभाषा विभाग द्वारा, उसके संदर्भ में आप देखेंगे जो वो प्रपत्र देते हैं उसमें वो कहते हैं कि आपके कार्यालय ने चाहे जितनी भी प्रगति की हो, अगर उसने धारा 3.3 का उल्लंघन किया है तो आपके प्रस्ताव पे वे विचार ही नहीं करते हैं, आपके पुरस्कार के योग्य ही नहीं मानते हैं कि आपने लाख हिंदी में काम किया हो, लेकिन अगर आपने धारा 3.3 का उल्लंघन किया है तो आपके प्रस्ताव पे विचार नहीं किया जाएगा। तिमाही रिपोर्ट जो हम वो करते हैं, राजभाषा विभाग को जो तिमाही रिपोर्ट सबमिट की जाती है, जो जारी उसमें उसकी वेबसाइट पे हम देते हैं, तो उससे जो सूचना मांगी जाती है, इसमें देखिए नेक्स्ट स्लाइड दिखाना, तो उसमें नेक्स्ट स्लाइड, अगला स्लाइड दिखाओ, तो जूम करो उसको। तो तिमाही रिपोर्ट में जो सूचना मांगी जाती है धारा 3.3 के अनुपालन के संदर्भ में, वो आप देख सकते हैं कि इसमें पहला है कि जारी कागजात की कुल संख्या, द्विभाषी रूप में जारी कागजात की कुल संख्या, केवल अंग्रेजी में जारी किए गए कागजात, केवल हिंदी में जारी किए गए कागजात। तो जो व्यक्ति, जो राजभाषा अधिकारी हमारे इस संस्थान के क्षेत्रीय अनुसंधान कार्यालयों में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, तो उनको इस स्तर पे थोड़ा विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है। वे अपने कार्यालय में जो भी प्रशासन या जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाएं कि इस तिमाही रिपोर्ट को भरते समय धारा 3.3 का पूरी तरह अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना है। केवल अंग्रेजी में जारी किए कागजात, केवल हिंदी में जारी किए गए कागजात। अगर आपने इसमें कोई सूचना दे दी, कोई नंबर दे दिया, तो स्पष्ट रूप से आपने इस अधिनियम का उल्लंघन कर दिया। ये एक सूचना मांगने का उनका ढंग है कि अगर आपने उल्लंघन किया हो तो आप पकड़ में आ जाएं। दूसरा इसमें बिंदु है, अगला स्लाइड दिखाओ, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर। तो राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा, केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय को अगर कोई हिंदी में पत्र प्राप्त होता है तो उनका अनिवार्य रूप से उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है। उसका उत्तर आप अंग्रेजी या किसी और भाषा में कभी नहीं देंगे। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना है। ये दूसरे नंबर पे ये बिंदु इसलिए है कि यह धारा 3.3 के पश्चात राजभाषा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जब कोई व्यक्ति या कोई कार्यालय आपको हिंदी में कोई पत्र भेजता है तो आप उसका उत्तर हिंदी में ही दें। संसदीय इस संदर्भ में संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के 6ठे खंड की रिपोर्ट की संस्तुति संख्या 11/10/30 में समिति की एक टिप्पणी है। उसमें टिप्पणी ये की गई है कि आप देख सकते हैं तिमाही रिपोर्ट में जो आपके सामने इसका जो प्रोफार्मा है, अब उसमें सूचना मांगे हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या। इसमें आपने कुछ नंबर दिया, इनमें से कितने पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए वो भी आपने दिया। अगर 10 पत्र मिले, आपने कितने पत्रों के उत्तर दिए, तो आपने दे दिया कि हमने 5 पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए। कितने पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए उसमें आपने शून्य दिखा दिया। अक्सर होता है कि जो घ है, इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे, उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें 5 पत्र दिखा दिया हमने।
तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर बिल्कुल वास्तविक सूचना दीजिए। अगर वाकई में आपको 5 ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका उत्तर आपने हिंदी में नहीं दिया है, तो आप उसको छिपाइए नहीं। आप ये कभी ना कीजिए कि उनके उत्तर देने अपेक्षित ही नहीं थे। संसदीय समिति की छठे खंड में रिपोर्ट में यह वो है, टिप्पणी है कि जिन पत्रों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे, उन पत्रों के उत्तर में भी आप कम से कम एक एक्नॉलेजमेंट, एक पावती उनको दे सकते हैं कि यह जो सूचना आपने हमारे कार्यालय से मांगी है वो इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। इससे इसका लाभ ये होगा कि आपको जितने भी हिंदी में आपको पत्र प्राप्त हुए हैं उनका पूरा का पूरा आपने उत्तर हिंदी में दिया, इसमें सूचना आपकी अच्छी हो जाएगी। इसमें कितने पत्र हिंदी अपेक्षित नहीं थे उसमें आप शून्य शून्य तब डाल सकते हैं। अगला अगला स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। इसमें अगला बिंदु है अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति। जो कार्यालय केंद्र सरकार के वो कार्यालय जो क और ख क्षेत्र में है। क और ख क्षेत्र क्या है? हम सब जानते हैं कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनको क क्षेत्र में रखा गया है। ख क्षेत्र में वो राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, और पंजाब, चंडीगढ़। तो ये ऐसे राज्यों का उल्लेख है कि जिनकी द्वितीय भाषा जो हिंदी है। तो प्रावधान ये किया गया राजभाषा नियम के अंतर्गत कि जो कार्यालय क और ख क्षेत्रों में है, अगर उनको किसी व्यक्ति या किसी कार्यालय द्वारा अंग्रेजी में भी पत्र प्राप्त होता है तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाना है। ये नहीं कि उन्होंने अंग्रेजी में पत्र आपको दिया तो आपने उसको अंग्रेजी में उसका रिस्पॉन्ड कर दिया। अंग्रेजी में रिप्लाई नहीं करनी है, उसका भी उत्तर हिंदी में दिया जाना है। आजकल संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनेक कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस कार्यालय का भी हुआ है और उसमें समिति ने इन बिंदुओं पर भी विशेष रूप से टिप्पणी की है कि हाँ, इसमें भी आपको जो लक्ष्य दिए गए हैं उसको आपको प्राप्त करना है। ये नहीं कि आपने इसमें 55% या 50% दिखा दिया तो उसे समिति संतुष्ट होने वाली है। इसमें भी आप लक्ष्य ये रखें कि इसमें भी 80 से 90% पत्रों का उत्तर हम जो है हिंदी में देंगे। जो अंग्रेजी में पत्र प्राप्त होते हैं क और ख क्षेत्र से, उनका उत्तर भी हम हिंदी में देंगे और कम से कम 80 से 90% का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। फिर अगला बिंदु आता है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा, जिसको हम सामान्य भाषा में मूल पत्राचार कहते हैं, कि किसी भी कार्यालय द्वारा, केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय द्वारा जो पत्राचार किया जाता है, जो पत्र उस कार्यालय द्वारा ओरिजिनली जो आप जनरेट करते हैं आपके कंप्यूटर में ईमेल के द्वारा, या कोई पत्र जो आप खुद लिखते हैं किसी और कार्यालय को भेजते हैं, उसकी चर्चा इसमें की गई है कि उसका उसका आंकड़ा क्या है आपके कार्यालय में। तो उसको मांगा जाता है कि जो भी उसके लिए वार्षिक कार्यक्रम है, राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसमें जो भी राजभाषा से संबंधित लक्ष्य होते हैं वो केंद्र सरकार के कार्यालयों को भेजा जाता है। आप उनकी वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो लक्ष्य है क ख ग क्षेत्रों के लिए आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। अगर आपका कार्यालय क क्षेत्र में है तो आपको कार्यालय से क से क क्षेत्र को 100%, क और ख क्षेत्र को 100% पत्राचार आपको हिंदी में करना है। जो भी पत्र आप क और ख क्षेत्र के कार्यालय को भेजेंगे वो पूरी तरह हिंदी में होगा। कोई ईमेल भेजते हैं वो भी हिंदी में होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई पत्र इतना बड़ा है जिसको हिंदी में भेजा जाना संभव नहीं है, तो उसके लिए एक उपाय बताया गया है कि आप आवरण पत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आवरण पत्र में कि जैसे कि शुरू में आपने लिखा सेवा में, जिसको भेजा जाना है उनका नाम, पदनाम, उनका जो पता है वो आपने दे दिया। फिर विषय आपने दिया, किस विषय के संदर्भ में आप उनको पत्र भेज रहे हैं। फिर आप अपना नाम लिखिए भावदी के रूप में, आपका नाम, पदनाम और कार्यालय का नाम, और अटैचमेंट में आप इंग्लिश का पत्र लगा सकते हैं। लेकिन ये मुख्य मार्ग नहीं है। आपकी ये सहायता के लिए एक जो है एक छोटा मार्ग है, तो इस छोटे मार्ग से बहुत ज़्यादा चलने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य मार्ग पे चलेंगे तो सफल होने की संभावना ज़्यादा होगी, इसलिए मुख्य मार्ग पे चलें। अधिक से अधिक पत्रों के जवाब आप हिंदी में दें। बिल्कुल आवश्यकता पड़ने पर, आपको लगता है कि अपरिहार्य स्थिति में कि हमारे पास समय कम है और पत्र जो है अंग्रेजी का पत्र बहुत बड़ा है, तो आप इस आवरण पत्र का, किसी भी आवरण पत्र का ईमेल में या मुख्य रूप से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख क्षेत्र में आपका कार्यालय अगर ख क्षेत्र में है
ख क्षेत्र में जैसा मैंने बताया, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन-दीव, दादरा नगर हवेली, इन राज्यों को ख क्षेत्र में रखा गया है। ख क्षेत्र में अगर आपका कार्यालय है तो आपको ख से क क्षेत्र को और ख से ख क्षेत्र को 90% जो पत्र हैं वो हिंदी में भेजे जाने हैं। मुझे लगता है कि अगर 90% पत्र आपने हिंदी में आपने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो उसको आप 100% भी कर सकते हैं। ये जो है ना, न्यूनतम ये लिमिट रखी गई है, न्यूनतम सीमा है कि आप इतना तो करना ही है। ख से ग क्षेत्र को, ग क्षेत्र में वे राज्य होते हैं जो क और ख में नहीं है, या आप ये कह सकते हैं जो हिंदीतर भाषी राज्य हैं, जिनकी भाषा जो है हिंदी नहीं है। तो ग क्षेत्र में दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो ग क्षेत्र में आते हैं। तो ग क्षेत्र के लिए, ग क्षेत्र में जो केंद्र सरकार का कार्यालय है उसके लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? अगर का आपका कार्यालय ग क्षेत्र में है तो ग से क क्षेत्र को 55%, ग से ख क्षेत्र को 55% और ग से ग क्षेत्र को भी 55% आप पत्र जो है केवल हिंदी में भेजेंगे। और ग से क व ख क्षेत्र के राज्य, संघ या व्यक्ति को 55%। सबके लिए लगभग उन्होंने 55% का लक्ष्य रखा है। तो ये लक्ष्य है कि जो भी आप पत्र भेजेंगे इतने प्रतिशत जो हिंदी में भेजेंगे, बाकी आप अंग्रेजी में भेज सकते हैं। मूल पत्राचार के संदर्भ में जैसे आप देख सकते हैं, हमने ईमेल की चर्चा की, तो ज्यादातर आजकल पत्राचार ईमेल के माध्यम से किया जाता है। तो ईमेल अधिक से अधिक हिंदी में जो लक्ष्य दिए गए हैं उन लक्ष्यों को ईमेल के माध्यम से भी हमें प्राप्त करना है, क्योंकि आजकल हम ज्यादातर पत्राचार ईमेल के माध्यम से ही करते हैं। तो जो भी हम सूचना भेजते हैं राजभाषा विभाग को, तो ये शीर्षक उनका यही रहता है, भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा ईमेल सहित। तो ईमेल को अधिक से अधिक हमें ईमेल हिंदी में भेजना है। नेक्स्ट स्लाइड करो, नेक्स्ट। अब इसमें आपके सामने है कि जिस प्रारूप में हम जो राजभाषा विभाग को जो सूचना राज्य विभाग द्वारा मांगी जाती है वो आपके सामने है। भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा ईमेल सहित आप देख सकते हैं। क क्षेत्र में वो ये पूछते हैं कि हिंदी द्विभाषी में आपने कितना भेजा, केवल अंग्रेजी में आपने कितना भेजा, भेजे गए पत्रों की कुल संख्या कितनी थी और उनका प्रतिशत। तो उनको आपसे आंकड़े लेना है, उन आंकड़ों को सावधानी से भरना और उन आंकड़ों पर वास्तविकता के धरातल पे काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। केवल जो संस्थान के प्रमुख हैं या महत्वपूर्ण पदों पे लोग बैठे हुए वही नहीं, जितने भी वैज्ञानिक अधिकारी कर्मचारी हैं उन सबका हमारा एक संवैधानिक उत्तरदायित्व बनता है कि जो भी हम पत्राचार पत्र भेजें या ईमेल भेजें उनको हिंदी में ही भेजें। आपने एक बार काम करना शुरू किया, यूनिकोड आपके अगर कंप्यूटर में है, नहीं है तो अपने संस्थान के जो लोग जो टेक्निकल सेल है उससे आप संपर्क कीजिए, अपने कंप्यूटर में यूनिकोड इंस्टॉल कीजिए और हिंदी में काम कीजिए। बहुत आसान है हिंदी में काम करना। तो हिंदी में ही हम पत्राचार करेंगे। हाँ, एक इस संदर्भ में हमने एक टिप्पणी लिखी है इसमें, एक संस्थान या किसी कार्यालय के अंदर अंतर विभागीय जो पत्राचार होता है, ये मैंने अपने अनुभव से देखा है कि कार्यालयों में पत्राचार के संदर्भ में कि कितने पत्र हमने भेजे, तो सभी किसी भी संस्थान के सभी विभागों प्रभागों को हम तिमाही रिपोर्ट की जो प्रारूप है वो भेजते हैं और उनसे मांगते हैं कि आप के प्रभाग या अनुभाग की जो तिमाही प्रगति है उसका विवरण इस फॉर्मेट में भर के हमें दीजिए। तो मेरे समक्ष कुछ ऐसे मतलब सूचनाएं आई जिसमें उन अनुभागों या प्रभागों ने जो कार्यालय के अंदर आपस में पत्राचार होता है उनकी भी संख्या उसमें डाल दी थी। उससे हमारे पत्राचार की जैसे पत्रों की संख्या बहुत अधिक हो गई, 400 500 इस तरीके से, और उसमें कुछ उल्लंघन भी थे। तो इस बिंदु के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी रिपोर्ट में जो राजभाषा विभाग को हम रिपोर्ट भेज रहे हैं उसमें अंतर विभागीय जो पत्राचार है उसकी कोई सूचना नहीं देनी है। उसको बिल्कुल आप जब भी तिमाही रिपोर्ट बनाए अनुभाग या प्रभाग के स्तर पे, तो आपस में एक प्रभाग दूसरे प्रभाग को क्या पत्र भेजता है, एक विभाग दूसरे विभाग को क्या भेजता है, उन पत्रों की संख्या का इसमें उल्लेख नहीं करना है। हमें केवल उन्हीं पत्रों का उल्लेख करना है जो हम अपने संस्थान के बाहर किसी व्यक्ति या किसी कार्यालय को भेजते हैं। अगला बिंदु, नेक्स्ट स्लाइड। तिमाही के दौरान फाइल पर लिखी गई टिप्पणियों का ब्यौरा। टिप्पणी लेखन, धारा 3(3) नियम 5 पत्राचार, उसके पश्चात जो हम हिंदी में काम काज करते हैं
अगर हम हिंदी केंद्र सरकार के कार्यालय में काम करते हैं, अगर हिंदी में हम काम करते हैं और हिंदी में टिप्पणी नहीं करते हैं, तो हम कभी नहीं कह सकते हम हिंदी में काम करते हैं। तो टिप्पणी लेखन का हमारे हिंदी कामकाज में बहुत बड़ा उसका महत्वपूर्ण उसका भाग है। अतः हमें जो भी काम करना है, जो भी हम फाइलों में टिप्पणियां लिखते हैं, उनको हिंदी में लिखें। आजकल ई ऑफिस में काम होता है, ई ऑफिस में भी हमें हिंदी में लिखने का ऑप्शन होता है। अपनी यूनिकोड में हिंदी में आप टिप्पणियां लिख सकते हैं। उन टिप्पणियों के लिए राजभाषा विभाग द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो आप स्लाइड में देख सकते हैं। उस कार्यक्रम के अनुसार क क्षेत्र में स्थित कार्यालय के लिए 75% कि आपका आपका कार्यालय अगर क क्षेत्र में है, तो उसको कम से कम 75% जो टिप्पणियां हैं, कुल टिप्पणियां, वो हिंदी में लिखी जानी है। 25% की छूट है, बस अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। 75% जो टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाएंगी। ख क्षेत्र में अगर ये आपका कार्यालय है, तो आपके लिए 50% कि 50% जो टिप्पणियां होंगी वो हिंदी में लिखी जाएंगी। ग क्षेत्र में अगर आपका कार्यालय है, तो आपके लिए 30% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो कार्यालय का है, अर्थात हम सबका है। जो भी वैज्ञानिक, अधिकारी, कर्मचारी जो फाइलों में टिप्पणियां लिखते हैं या ई ऑफिस में टिप्पणियां लिखते हैं, उनको जो भी टिप्पणियां लिखनी है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लिखनी है। या ये मानिए कि मैं अधिक से अधिक काम जो है, अधिक से अधिक टिप्पणियां हिंदी में लिखनी है। अंग्रेजी में कम से काम कीजिए, अधिक से अधिक हिंदी में काम कीजिए। सरकार इसके लिए आपको नियम भी बताती है, आपको प्रोत्साहन भी देती है, आपको पुरस्कृत भी करती है। तो हमें उन कार्यों पर केंद्रित होना चाहिए जिस काम को करने से सरकार भी खुश और हम भी खुश। अब टिप्पणियों के संदर्भ में तिमाही रिपोर्ट में जो सूचना मांगी जाती है, उसका प्रारूप आप देख सकते हैं, जो पीले उसमें है। हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या। अब ये राजभाषा विभाग कहता है कि अगर आपने पूरी टिप्पणी, एक पेज में पूरी टिप्पणी अगर आपने हिंदी में की है, तब वो माना जाएगा कि आपने एक पूरी टिप्पणी, मतलब पेजों की संख्या मांगी जाती है कि आपने टिप्पणी हिंदी में की है। तो इस संदर्भ में हम सभी का यह दायित्व बनता है, विशेष रूप से जो उच्च अधिकारी हैं, अगर आपके सहायक ने हिंदी में टिप्पणी आरंभ की है, तो उस पेज पे कभी भी अंग्रेजी में टिप्पणी न लिखें और कोशिश करें कि आप हस्ताक्षर भी हिंदी में करें। अगर आपके सहायक ने किसी पेज पे पूरे आधे पेज की टिप्पणी उसने हिंदी में लिखी और आपने उसमें अंग्रेजी में कमेंट किया, तो आपने उस पूरी टिप्पणी को खराब कर दिया। आपने जो आपके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो अपेक्षित है भारत सरकार द्वारा आपसे, वो आपने काम किया नहीं है, उस काम में एक तरह से बाधा उत्पन्न की, उल्लंघन किया आपने। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अगर टिप्पणी की शुरुआत हिंदी में की गई है, तो पूरी फाइल पे टिप्पणी जो है हिंदी में ही होनी चाहिए। अगला इसमें कि अंग्रेजी में लिखी टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या, कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या। ये पूरा डेटा आपसे मांगा जाता है कि आप सही सूचना दें, जो भी आप सूचना दें, जिसके आधार पर आपके काम का वास्तविक मूल्यांकन हो पाए। हम सभी भारत सरकार के सचेत कार्मिक हैं, एक उत्तरदायी कार्मिक हैं। इसलिए हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि जो भी सूचना भारत सरकार को हम दें, जिसके हम कर्मचारी हैं, उसको सही सूचना दें। कोई भी सूचना किसी तरीके से बढ़ा चढ़ा करके या किसी तरह से मैनिपुलेट करके हमें नहीं देनी है। जो हम काम करें वही सूचना उनको दें। उसमें अगर आपने कोई लक्ष्य से आप पीछे हैं, तो उसके संदर्भ में आपके पास यही टिप्पणी आएगी कि आप लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, कभी गलत सूचना न दें। अगला टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड करो। प्रशिक्षण का है कि आपके कार्यालय में अगर प्रशिक्षण दिया जाता है, किसी तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, चूंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसानों के कल्याण के लिए समर्पित विभाग है, अतः प्रशिक्षण इसका एक अनिवार्य अंग है। मैंने अपने इतने सालों के काम में देखा है कि प्रत्येक संस्थान में किसानों से संबंधित लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान एक इतना महत्वपूर्ण संस्थान है, एक ऐसा महत्वपूर्ण संस्थान है जो भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण से संबंधित भारत सरकार के विभिन्न राज्यों से के चयनित अधिकारियों को इस संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो ऐसे संस्थानों के लिए जो भी हम प्रशिक्षण देते हैं, जो भी संस्थान द्वारा, किसी कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, जो भी हमारे हितधारक हैं, चाहे वो वैज्ञानिक अधिकारी या कर्मचारी हों या किसान हों, तो जो भी हम प्रशिक्षण दें, तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो आपके सामने स्लाइड पे प्रस्तुत हैं। इसमें अगर आपका कार्यालय क क्षेत्र में है, तो आपको 70% जो है, जो भी आप प्रशिक्षण देंगे, जो उसका माध्यम होगा,
जो कि आपके जो प्रशिक्षक हैं, या तो आप खुद हैं या आपने बाहर से किसी विषय विशेषज्ञ को बुलाया है, तो आपको उनको बताना है कि आप जो प्रशिक्षण दें तो ज्यादातर हिंदी में दें। लक्ष्य बनाया गया कि 70 क क्षेत्र में कार्यालय, तो उसको लिए है 70% आप जो प्रशिक्षण देंगे वो कार्यक्रम जो है वो केवल हिंदी भाषा में होना चाहिए। अच्छा ये होगा कि आप ऐसे विषय विशेषज्ञ को बुलाएं जिसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों आती हो। उससे ये होगा कि जिन टेनिस को जो भी प्रशिक्षु हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, तो वो अंग्रेजी में भी उनको समझा सकता है, हिंदी में भी समझा सकता है। और हमारा जो भी लक्ष्य जो भारत सरकार ने हमारे कार्यालय के लिए राजभाषा के संदर्भ में निर्धारित किया गया है, उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। ख क्षेत्र में यही लक्ष्य है 60% का, ग क्षेत्र के लिए 30%। प्रशिक्षण के संदर्भ में ही हम अक्सर हम उनको ट्रेनिंग मटेरियल देते हैं, प्रशिक्षण सामग्री देते हैं। अगर आप किसानों के लिए कोई उनको प्रशिक्षण के संदर्भ में कोई सामग्री देते हैं, उनको कोई आप बुकलेट या पंफलेट इत्यादि देते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि वो उस क्षेत्र को देखते हुए, अगर क क्षेत्र का है तो आप पूरी तरह उनको हिंदी में उपलब्ध कराइए, ख क्षेत्र है तो हिंदी अंग्रेजी में उपलब्ध कराइए, ख और ग क्षेत्र के लिए, कि अधिक से अधिक उस माध्यम में भी जो हमारे हितधारक हैं, जो हमारे किसान हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि यह आम जन की भाषा हिंदी है। हिंदी आम जन की भाषा है जिसको आज़ादी के पश्चात भारत के संविधान निर्माताओं ने शासन की भाषा, राज की भाषा निर्धारित की है, कि जो जन भाषा है वो राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, उसको इतना महत्व दिया गया है। और भारत चूंकि किसानों का देश है, इसलिए किसानों की भाषा का, जैसा कि हम जानते हैं कि आम जनता जो है, आम जो किसान है, वो ज़्यादातर हिंदी में बातचीत करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। तो अगर हम उनके प्रशिक्षण के लिए कोई काम हम अपना बताते हैं, तो हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा में उनको हम प्रशिक्षण प्रदान करें। इसी संदर्भ में मैं वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के जो अध्यक्ष महोदय हैं, प्रोफेसर गिरीश नाथ झा, उनके एक वक्तव्य का एक अंश में चर्चा करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि एक बार मुझे एनडीआरआई द्वारा आमंत्रित किया गया था और ये कहा गया था कि हम किसानों के प्रशिक्षण के लिए हम चाहते हैं कि आप हमारे हमारे अंग्रेजी की जो शब्दावली है उसको हिंदी में तैयार कर दीजिए। तो प्रोफेसर साहब का ये कमेंट था कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि क क्षेत्र में स्थित कार्यालय, भाई एनडीआरआई करनाल में स्थित है, क क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र है, उस जगह काम करने वाला जो कार्यालय है, जहाँ के हितधारक जो किसान हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं, तो उनके लिए अंग्रेजी की शब्दावली को फिर हिंदी में क्यों बनाया जाए? हम क्यों न उनको हिंदी में सीधे प्रशिक्षण प्रदान करें, हिंदी की शब्दावली के माध्यम से उनको हम प्रशिक्षण प्रदान करें, हिंदी की शब्दावली के माध्यम से उनको जो भी प्रशिक्षण सामग्री उनको उपलब्ध कराएं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो क क्षेत्र में स्थित कार्यालय हैं, क और ख क्षेत्र में, उनके ऊपर विशेष उत्तरदायित्व है कि जो भी हम प्रशिक्षण सामग्री तैयार करते हैं, उसमें जो भी शब्दावली आप प्रयुक्त करते हैं, तो बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसानों से जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे इस संस्थान के या आईसीआर के वैज्ञानिक अधिकारी हैं, और किसानों की भाषा को भली भांति समझते हैं। तो उस आपका जो इंग्लिश का जो टर्म है, उसका इक्विवेलेंट अगर उनकी लोकल लैंग्वेज का कोई टर्म है, उसका प्रयोग कीजिए उनको प्रशिक्षण प्रदान करने में। वो नहीं होता है तो हिंदी के सामान्य शब्दों का प्रयोग करें, जिससे कि जो आपका उद्देश्य है कि हम उनके माध्यम से आप जो भी आपका ज्ञान विज्ञान है उनका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, वास्तविक रूप से प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो हमें उन सामान्य शब्दों का, सामान्य हिंदी शब्दों का, या जो देशज शब्द बोलते हैं, जो आम ग्रामीण भाषा में देशज शब्द बोलते हैं, उन शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो प्रशिक्षण सामग्री के लिए राजभाषा विभाग द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि आप जो भी प्रशिक्षण सामग्री बनाएंगे वो पूरी तरह द्विभाषी होगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रश्नावली, जैसा कि मैंने चर्चा की कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कुछ ऐसे संस्थान हैं जो प्रशिक्षण संस्थान है, जैसा कि भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान हो गया, नार में जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये प्रशिक्षण संस्थान है। इस संदर्भ में जब भी संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है, तो उनको लिए अलग से एक जो हमारा जो मुख्य प्रश्नावली है, उसके साथ साथ उनको एक पूरक प्रश्नावली, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चनर दिया जाता है। और ट्रेनिंग के संदर्भ में जो मैंने चर्चा की, उसके बारे में पूरा विस्तृत विवरण उनसे मांगा जाता है, उस पर भी संस्थान के प्रमुख के हस्ताक्षर होते हैं। तो
कहने का तात्पर्य है कि जो भी प्रशिक्षण संस्थान है उनको इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना है कि अगर हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तो प्रशिक्षण अधिक से अधिक द्विभाषी रूप में दें, हिंदी अंग्रेजी में दें, और जो भी सामग्री है जो हम उनको प्रदान करते हैं वो पूरी तरह द्विभाषी रूप में तैयार कर लें। इस संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय द्वारा, उसके राजभाषा अनुभाग द्वारा, उसके जो मुख्य हैं उनके द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया है, परिपत्र भी जारी किया गया है। अतः हमारा सबका ये उत्तरदायित्व बनता है, विशेष रूप जो प्रशिक्षण संस्थान है, कि जो भी हमारी प्रशिक्षण सामग्री है या जो हम प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें हिंदी को अधिक से अधिक बढ़ावा दें। तिमाही रिपोर्ट में, जो तिमाही रिपोर्ट हम राजभाषा विभाग को या मुख्यालय को भेजते हैं, वो किस प्रारूप में ये सूचना मांगी जाती है प्रशिक्षण के संदर्भ में, उसको आप स्लाइड में देख सकते हैं। इसमें पहला है तिमाही के दौरान आयोजित कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या, कि आपने कितने कार्यक्रम आयोजित किए, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इनमें से कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी माध्यम से किए गए, तो ये सूचना भी आपको देनी होती है। अगला नेक्स्ट स्लाइड पर। रिपोर्ट के सबसे अंत में संस्थान के या जो भी विभाग के कार्यालय के जो प्रमुख होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है, और उनको एक राजभाषा विभाग ने एक प्रमाण पत्र बना रखा है जिसमें उनको हस्ताक्षर करना होता है, यह लिखते हुए कि इस तिमाही रिपोर्ट में जो भी सूचनाएं मेरे द्वारा दी गई हैं वो मेरी जानकारी में सही है और वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई हैं, और मैं इस पर यह जानते हुए हस्ताक्षर कर रहा हूं कि इसमें कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो मैं मेरे विरुद्ध विभागीय कार्यालय कार्रवाई की जा सकती है और हमें राजभाषा के पुरस्कारों से वंचित किया जा सकता है। इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि हम सभी संस्थानों में अपने निदेशक महोदय के अधीन काम करते हैं, तो हम सबका एक नैतिक नहीं, हमारा एक विधिक भी दायित्व है, एक संवैधानिक दायित्व है कि राजभाषा से संबंधित जो भी हम काम करते हैं वो अधिक से अधिक हिंदी में करना है और सही रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करनी है। जब भी अपने प्रभाग अनुभाग की रिपोर्ट या कार्यालय की रिपोर्ट आप जो है हिंदी हिंदी अनुभाग या राजभाषा अनुभाग को भेजते हैं, उसके अधिकारी को भेजते हैं, जो कि राजभाषा अनुभाग उनका समेकन करके निदेशक महोदय के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करता है, तो उस रिपोर्ट को सही होना, वास्तविकता के आधार पे होना, यह तय करना, इसको सुनिश्चित करना हम सबका नैतिक नहीं विधिक उत्तरदायित्व है, एक सांविधिक उत्तरदायित्व है। अतः हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी सूचना हम तिमाही रिपोर्ट में दें वो बिल्कुल सही होनी चाहिए और वास्तविकता, अर्थात वास्तविकता पे हम हिंदी में काम करें, क्योंकि राजभाषा विभाग ने जो नियम 1976 बनाए उसके नियम 12 में यह कहा गया है कि किसी भी कार्यालय में या किसी भी संस्थान में राजभाषा से संबंधित जो भी नियम है, जो भी कानून है, उनके उत्तरदायित्व की पूरी जिम्मेदारी उस संस्थान के प्रमुख की है, अर्थात किसी संस्थान के निदेशक महोदय की है, किसी कार्यालय अगर हमारा रीजनल स्टेशन है तो उसके जो अध्यक्ष हैं उनकी है, तो पूरी पूरा दायित्व जो होता है वो संस्थान के प्रमुख का होता है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सबको राजभाषा से संबंधित जो भी नियम है, जो प्रावधान है, उन पे हमें काम करना है, हिंदी में अधिक से अधिक काम किया जाना है। इसके साथ ही मैं अपने इस जो प्रशिक्षण वक्तव्य है इसको मैं समाप्त करता हूं, और इसका अगला सत्र है कि अभी जो हमने जो कुछ बात किया, जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है राजभाषा प्रशिक्षण सह राजभाषा संवाद, तो राजभाषा संवाद जोड़ने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि जो भी हम चर्चा करें उसको अधिक समावेशी बनाने के लिए, उसको और जीवंत बनाने के लिए इस प्रशिक्षण में जो भी हमारे गणमान्य वैज्ञानिक अधिकारी या कर्मचारीगण जुड़े हुए हैं, जो किसी कार्यालय में हिंदी का काम काज करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, इस पे उनके मन मस्तिष्क में कोई भी प्रश्न उठ रहा हो या कुछ पूछना हो या कोई बात करना चाहते हैं तो अपनी बात रख लें। तो इसकी मैं शुरुआत करता हूं आप सभी से, इस कार्यशाला में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं संस्थान के या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों से, तो अपनी बात रखें, उनका जो है उत्तर दिया जाएगा। अनम्यूट कीजिए। सबका नमस्कार।
ये आपका मन में कुछ प्रश्नावली पूछना चाहते हैं इसी विषय के ऊपर आप आप उठा लीजिए एंड आपका प्रश्न रख लीजिए। इसके अलावा कुछ दूसरा भी बोलना चाहते हो तो हाँ, बोल सकते हैं। तो ऊपर वेलकम। जो क्षेत्रीय केंद्रों के प्रभारी अधिकारी हैं जो हिंदी का कामकाज देखते हैं, चूंकि उनका बार बार उल्लेख रहा है कि वो पूछते रहते हैं कि राजभाषा संबंधित जो भी उनको कठिनाइयाँ होती हैं, तो उनके लिए भी एक विशेष मंच है। आप जो भी आपके कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रही हो या कोई चीज़ समझ में ना आती हो तो आप पूछ सकते हैं। जो भारतीय मृदा जल संरक्षण संस्थान के जो क्षेत्रीय केंद्र हैं उनमें जो हिंदी का कामकाज देखते हैं, या हमारे संस्थान के विभिन्न अनुभागों में जो हिंदी का कामकाज देखते हैं, या परिषद के जो भी लोग संस्थानों से जुड़े हुए हैं, वो उनका विशेष रूप से स्वागत है। अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं, किसी प्रकार की अपनी बात अस्पष्ट। रखनी है। आशुतोष आशुतोष जी। जी हाँ राकेश जी। अध्यक्ष महोदय की अनुमति है तो सर मैं अपनी बात रखूं। हाँ रखे 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 प्लीज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए राकेश जी। कार्यक्रम के अध्यक्ष और जितने भी प्रतिभागी पदाधिकारी हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राकेश कुमार कुशवाहा हूं। मैं उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर ओएल हूं आईसीएआर सीआईई भोपाल में, और पिछले 2 साल से मैं यहाँ काम देख रहा हूँ। आशुतोष तिवारी जी ने अभी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी लोगों से साझा की। उसमें मैं कुछ चीजें जो है जो अपनी तरफ से मैं भी साझा करना चाहूंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम संवाद रखा है, तो संवाद कुछ ना कुछ सभी लोगों को आपस में कहना चाहिए, कुछ अपनी बातें बतानी चाहिए। बिल्कुल स्वागत है। और जहां इसमें सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ प्रतिभागी 76 प्रतिभागी दिख रहे हैं इस वर्कशॉप में। तो निदेशक महोदय जो आपके डॉक्टर मधु सर हैं और आशुतोष जी के प्रयास लग रहे हैं कि बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम की तैयारी की गई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कि भारी संख्या में यहाँ पे प्रतिभागी शामिल हुए हैं। इसमें अभी जैसा स्लाइड चल रही थी तो उसमें हम देख रहे थे कि 351 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, हाँ हाँ, ठीक उसमें है क्या। जिक्र हुआ कि कार्यालय का प्रमुख, जो कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान हैं, हम्म। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे अपने कार्यालय में राजभाषा नीति नियम और व्यवस्थाओं का अनुपालन करवाएं। बिल्कुल। इसके लिए व्यवस्था भी है कि व्यक्तिशः आदेश जारी करके कार्यालय प्रधान के द्वारा अपनी ओर से जितने भी विभिन्न संवर्गों के सभी कैडर के साइंटिस्ट हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, चाहे वो किसी भी कैडर के हों, तकनीकी कर्मचारी भी हैं उसमें, उन सबको निर्देशित किया जाता है कि आप अपना काम हिंदी प्रशासनिक में करेंगे। काम प्रशासनिक काम आप सभी लोगों को 100% हिंदी में करना है। करना है जैसा कि आप बिल्कुल। सभी लोग जानते हैं, तो उसमें एक ये कई बार संसदीय निरीक्षण होते हैं तो उसमें ये बात आती है, वैज्ञानिकों की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि सर हमारा तो साइंटिफिक काम है तो हम उसे 100% हिंदी में नहीं कर सकते हैं। हम्म। तो इसमें एक मेरी तरफ से मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि प्रशासनिक काम, जो कार्यालय का प्रशासनिक सरकारी कामकाज है, उसमें आप सभी लोग हिंदी में 100% करना है, क्योंकि अच्छा, अगर आपके में राकेश जी एक मिनट। जी अगर आप लोगों को उससे जैसे प्रवीणता और कार्यसाधक ज्ञान की बात हो रही है, अगर आप लोगों के पास समय है तो उसको मैं दिखा सकता हूँ, स्लाइड में है हमारे। उसका चलिए मैं आपको जोड़ इस दीजिएगा। फॉर्मेट में आपको सूचना मांगी जानी है। व्यक्तिशः आदेश का क्या फॉर्मेट होगा, आप रोस्टर कैसे बनाएंगे, उसके बारे में भी हमारे पास स्लाइड है। आप कहें तो शेयर करूं, अगर आप चाहते हैं तो। अभी हाँ आप सर, शेयर कर सकते हैं सर। स्लाइड करो, स्लाइड नेक्स्ट चलाओ, स्लाइड दिखा सकते हूँ सर। उसी में स्लाइड के आगे दिखाओ, उसी में। हाँ देखिए, आगे आगे नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाओ इसके साइड में। इसको स्क्रीन को शेयर भी कर दें आप। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर करते हैं। ये नहीं, उसी में देखो, जो मेन है उसी में है, इसमें। नहीं, ये नहीं, ये नहीं, उसी को खोलो दोबारा।
हाँ, उसी में लास्ट में, उसी में आगे है धन्यवाद, जहाँ लिखा उसी के आगे है धन्यवाद, जो लिखा उसी के आगे है। हाँ हाँ, जो आ रहा है धन्यवाद के आगे, धन्यवाद के आगे, धन्यवाद, वहाँ कर क्लिक करो। हाँ, धन्यवाद के बाद वाला, उसके आगे, हाँ बस, थोड़ा जूम करो, पूरे फुल पेज पे लो। तो जैसा कि अभी राकेश जी चर्चा कर रहे थे, तो जो भी राजभाषा अधिकारी आता है किसी कार्यालय में, तो मेरा मानना है कि उनका पहला दायित्व तो बनता है कि संस्थान में जितने लोग हैं जो प्रवीणता प्राप्त हैं, अब प्रवीणता कौन से प्राप्त है उसके लिए हम अलग सेशन में चर्चा करेंगे, इस पे हम अलग एक मैं और एक प्रशिक्षण कार्यशाला रखूंगा, जिसमें किसको प्रवीणता प्राप्त माना जाएगा, किसको कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा, हम रोस्टर कैसे तैयार करेंगे, उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। चूंकि उन्होंने इस चर्चा की, तो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये फॉर्मेट है हमारा नामावली पत्र का, रोस्टर प्रोफार्मा। इस प्रोफार्मा में जो भी राजभाषा अधिकारी या जो राजभाषा का काम कर रहे हैं, ये जो स्लाइड में आप सामने देख रहे हैं, इस फॉर्मेट में आपको सूचना संस्थान के सभी कार्मिकों से मांगनी है। ये जब सूचना आप देख सकते हैं, उसमें क्या है, अनुभाग या प्रभाग का नाम, कर्मचारी का नाम, पद नाम, आयु, शैक्षणिक अर्हता, हिंदी में योग्यता किस प्रकार की आपकी है, अतः हिंदी में आपने कौन सी सबसे उच्चतम परीक्षा प्राप्त की है, उस योग्यता से यह माना जा सकता है कि आपको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है या हिंदी में आप प्रवीणता प्राप्त है। कर्मचारी की मातृभाषा, क्या आपने राजभाषा विभाग द्वारा प्रबोध प्रवीण प्राग परीक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त किया अथवा नहीं। इस फॉर्मेट में सूचना प्राप्त करने के पश्चात, इसके थोड़ा अगली स्लाइड दिखाओ, अगली स्लाइड। इस प्रपत्र के साथ आप ये जानकारी भी संलग्न कर सकते हैं। हमने एक संलग्नक का इनक्लोजर ये बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं नियम 9 में हिंदी में प्रवीणता किसको कहा जाएगा उसके बारे में जानकारी दी गई है, और नियम 10 में हिंदी कार्य साधक ज्ञान का भी विवरण दिया गया है। तो इसके आधार पर जो भी संस्थान के वैज्ञानिक अधिकारी या कर्मचारीगण होंगे, उस फॉर्म को भरेंगे और राजभाषा अनुभाग को प्रेषित करेंगे। उस आधार पर राजभाषा विभाग का काम देख रहे राजभाषा अधिकारी द्वारा एक नामावली तैयार की जाएगी संस्थान के, उनकी नामावली जो हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है। चूंकि इनकी सूचना संसदीय राजभाषा समिति द्वारा जब भी निरीक्षण किया जाता है, तो उसके आरंभ में ही बिल्कुल प्रथम पृष्ठ पे ही उसकी चर्चा की जाती है। तो संसदीय राजभाषा समिति की जो प्रश्नावली है, उस पे मैं एक प्रशिक्षण कार्यक्रम निदेशक महोदय के अनुमति से आगे रखूंगा, जिसपे विशद रूप से चर्चा की जाएगी। चूंकि अभी ये बात उठाई गई, तो आपके सामने मैं 2 चीजें मैंने रखी। इस आधार पर जब आपको सूचना मिल जाती है, अगला स्लाइड दिखाना, नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको इस तरीके से आपको रोस्टर बनाना है। आप देख सकते हैं ये रोस्टर है, नामावली है ये, कि किसी भी संस्थान के जो भी प्रवीणता प्राप्त लोग हैं उनकी ये सूची है। उसके आगे स्लाइड दिखाइए, आगे और आगे और आगे, आगे जाओ। व्यक्ति से आदेश, हाँ रुको, ये हमारा जो व्यक्ति से आदेश का जो है प्रोफार्मा है, जिसको राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया गया है, ये अपना बनाए नहीं हुए। तो जो भी राजभाषा का काम देखते हैं, तो चाहे तो उनको मैं स्लाइड बाद में शेयर भी कर सकता हूँ ये इसके बारे में। तो इस फॉर्मेट में, इस प्रारूप में हमें एक कार्यालय आदेश निदेशक महोदय के हस्ताक्षर से जारी करवाना होता है, जैसा कि मैंने संस्थान में सभी को जारी करवा रखा है। तो आपको ये जो भी प्रवीणता प्राप्त लोग होंगे, इस प्रपत्र में, इस प्रारूप में आप उनको व्यक्ति से आदेश जारी करवाएंगे और उनको आप देंगे, उनका हस्ताक्षर लेंगे और उसको अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। तो जब कभी संसदीय राजभाषा समिति आपके संस्थान का निरीक्षण करती है, तो वो लिस्ट, वो पूरा ब्यौरा वो मांगते हैं, जांच करने के लिए मांग सकते हैं। समय समय पर एक दस्तावेज समिति हमारी जो होती है, वो भी उसकी डिमांड करती है, इसलिए इसको हमें तैयार करके रखना है। ठीक है, हाँ राकेश जी, हो गया? और कोई? धन्यवाद तिवारी सर, आपने मेरी बात को और पुष्ट कर दिया स्लाइड के हाँ साथ। हाँ, ठीक है। और कोई और कुछ पूछना चाहता है जो राजभाषा से इतर लोग हैं, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। हम तो राजभाषा अधिकारी, हम सब जानते क्या करना है हमें। जो राजभाषा से इतर लोग जो हैं, विशेष रूप से वैज्ञानिक हैं या प्रशासन का जो काम करते हैं, उनसे अनुरोध है कि उनको राजभाषा का काम करने में कहाँ उनको लगता है कि थोड़ी दुविधा हो रही है, कोई चीज स्पष्ट नहीं हो रही है, वो प्रश्न पूछे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा निदेशक महोदय की अनुमति से। हाँ हाँ जी, हाँ 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 हाँ
हाँ हाँ जी जी हाँ जी 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 हाँ हाँ तिवारी सर। हाँ 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 साउंड क्लियर। हाँ हाँ थोड़ा सो कीजिए माइक। क्यों कनेक्ट, क्यों कनेक्टेड नहीं है जैक्सन? कनेक्ट करो। कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। आवाज सुन रहे हैं डॉक्टर मुर्गानंदन हाँ अच्छा एक मिनट के, मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? आ रही है तिवारी जी, जब तक अच्छा कनेक्ट हो रहा है मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। अच्छा कौन आप बोल रहे हैं? आप कुछ राकेश जी हैं? जी जी अभी रुकिए राकेश जी, एक प्रश्न पूछा जा रहा है। हमारे जी सहायक प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं जी। और इन्हीं के प्रश्नों का हम लोग थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। हम लोग तो जानते ही राजभाषा में क्या करना है। हाँ 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 जी जी हाँ। प्रश्न ये उठा है कि जो भी अवकाश आदेश है। हाँ ठीक ठीक। तो अभी हमने सामान्य आदेश की जब चर्चा की तो उसमें जी हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल सर। जी जी। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री पंत जी हैं, संजय पंत जी। उन्होंने अभी ये प्रश्न पूछा है कि जो अवकाश आदेश होते हैं उनके जो भी कार्यालय द्वारा जो अवकाश आदेश जारी किए जाते हैं, इस तरह के जो भी आदेश हैं, उनको क्या जो केवल एक व्यक्ति के लिए, पूरे समूह के लिए जारी नहीं किए जाते हैं, उनको क्या द्विभाषी किया जाना जरूरी है या केवल हिंदी में जारी किया जा सकता है? तो मैं ये बताना चाहूंगा पंत जी कि जनरल ऑर्डर के संदर्भ में, जो सामान्य आदेश के संदर्भ में, राजभाषा विभाग द्वारा ये कहा गया कि वे आदेश जो अस्थायी प्रवृत्ति के हों, समूह की बात नहीं की गई, अस्थायी प्रवृत्ति की हों। अगर आपको लगता है कि अवकाश आदेश अस्थायी प्रवृत्ति का है, चूंकि मैं प्रशासन का व्यक्ति नहीं हूं, तो ये प्रशासनिक अधिकारी को तय करना है कि अगर वो अस्थायी प्रवृत्ति का है तब उसको अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही जारी किया जाना है। जो भी आदेश जो है अस्थायी प्रवृत्ति के होंगे उनको द्विभाषी रूप में ही जारी किया जाएगा। ठीक। और किसी का प्रश्न जो प्रशासन या वैज्ञानिक गण है वो पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जी राजभाषा नमस्कार। विभाग जी। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र कोयम्बटूर से बात कर रही हूँ। मेरा स्वागत है नाम है मैडम। श्री। हाँ जी। मैं एसीटीओ के अलावा प्रभारी हिंदी अधिकारी के काम भी करती हूँ। कई साल से मुझे ये प्रश्न उठाने को आ रहा है कि ऑफिस के भीतर मतलब हम जो ऑर्डर भी निकाल रहे हैं, सर्कुलर परिपत्र निकाल रहे हैं, वो जी भी द्विभाषिक रूप में ही हम कर रहे हैं। वो अनिवार्य रूप से द्विभाषिक करना जरूरी है ना जी? जी बिल्कुल जरूरी है मैडम। मैंने जैसे सामान्य आदेश की जब बात की तो मैंने हाँ ये भी जी। चर्चा की कि कई बार ऐसे हमें एक भ्रम की स्थिति होती है कि जो 14 दस्तावेज है उसमें कहीं पर कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन या परिपत्र का उल्लेख नहीं है, तो हम इसको हिंदी द्विभाषी रूप में क्यों जारी करें? तो मैंने बताया कि ये आदेश भी धारा 3(3) के अंतर्गत आते हैं, हाँ जिनको जी। अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही जारी करना है। इसलिए जो भी आप कार्यालय आदेश, परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन जारी करें उनको द्विभाषी रूप में जारी करें। उसमें ऊपर हिंदी रहेगी, नीचे अंग्रेजी होगी अगर एक पेज में है। अगर 2 पेज में है तो पहले पेज पे हिंदी, उसके रिवर्स पेज में अंग्रेजी हाँ होगी। वो तो हम पालन कर रहे हैं जी। जी। हाँ और जो हस्ताक्षर करते हैं उनकी मुख्य रूप से उनका उत्तरदायित्व है, हाँ हाँ तो जी। जरूर हाँ ध्यान रखना। वो कहते हैं ना कि मस्ट बी प्रिपेयर्ड, एग्जीक्यूटेड एंड इश्यूड, 3 वर्ड यूज किया है। प्रिपेयर्ड, मस्ट बी प्रिपेयर्ड, हाँ executed and issued in bilingual in both language, हिंदी एंड इंग्लिश। ये टर्म उनका इस्तेमाल किया हुआ है संसदीय समिति द्वारा कि आप द्विभाषी रूप में तैयार करें, उसको अभिशासित करें और जारी करें। जी और एक बात है, साइंटिस्ट और टेक्निकल के लिए मतलब
अंतिम परीक्षा प्रवीण होता है एक्चुअली। तो प्रवीण परीक्षा प्राप्त करने के बाद उनको जो इंसेंटिव स्कीम लागू किया जाना चाहिए, जी उसमें एक प्रश्न उठ रहा है। मतलब जी 55% राजपत्नित अधिकारियों के लिए और 7% इनको मतलब अराजपत्नित अधिकारियों को, ये हाँ, मतलब बहुत जरूरी है क्या? या 57% के करीब में है तो भी उनको एक साल के व्यक्तिगत वेतन प्रदान किया जा सकता है कि जी? नहीं मैडम, ये उसमें जो मुख्यालय द्वारा भी मुझे पूछ रहे कि आप थोड़ा हाँ उसका मतलब पैरेलल ऑर्डर रख दो। जी जी, मतलब या हाँ जी। उसका राजभाषा विभाग द्वारा जो हमारा जो हिंदी प्रशिक्षण संस्थान है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, उसके द्वारा उसकी वेबसाइट है CHTI करके, CHTI.gov आप डालेंगी तो उनका पूरा वेबसाइट खुल जाती है। उस वेबसाइट पे जा करके आप जो भी उनके आदेश हैं आप उनको देख सकती हैं। इस संदर्भ में ये बताना चाहूंगा कि जो उनके द्वारा निर्धारित किया गया है उसको हम नहीं बदल सकते हैं। जो उन्होंने अगर निर्धारित किया कि 55% कम से कम होने चाहिए तो 55% के ऊपर वाले व्यक्ति को ही हम देंगे। अगर जी 60% वाले 57% अगर है तो गेजेटेड ऑफिसर्स को दे सकते हैं क्या जी एक साल के व्यक्तिगत वेतन? नहीं, उसमें मैडम उसमें निर्धारित किया गया कि आपका 60% होना चाहिए। हाँ आप जी। देखेंगे ना 60% हाँ निर्धारित किया गया है, हाँ तो जी। 57 वाले को नहीं देंगे। हाँ जी। हाँ, तो जो लक्ष्य में आप उसका ऑर्डर देख सकती हैं, आप कहेंगे तो हम शेयर भी कर देंगे आपको। आप हाँ इसमें थोड़ा शेयर करेंगे तो बहुत आप अच्छा उसमें एक डाल लगेगा। दीजिए, आप उसमें मीटिंग के आप एक नोट डाल दीजिए। इस जूम मीटिंग में आप मैसेज डाल दीजिए एक, हम आपको रिप्लाई करेंगे, वो ऑर्डर हम शेयर कर देंगे आपको। बाकी चैट हमने बॉक्स में कर दीजिए। जी बिल्कुल सेंड बॉक्स में कर देंगे, सेंड बॉक्स में कर दीजिए। हाँ। और हमने वेबसाइट भी बताई CHTI.gov.in, इस पे आप जाइए, उनके वेबसाइट पे आप जाके खुद भी देख सकती हैं। हाँ बहुत धन्यवाद है जी। थैंक यू मैडम। नमस्कार सर, क्या मैं कोई प्रश्न पूछ सकता हूँ सर? हाँ सर, बिल्कुल, आइए, स्वागत है सर। सर, ये प्राग करने वालों को कार्य साधक माना जाएगा या प्रवीणता माना जाएगा, जिन्होंने प्राग परीक्षा पास किया हो? क्या प्राग्ञ? जिन्होंने, हाँ सर, जी सर। प्राग्ञ तो आपको जो प्रवीणता प्राप्त है, जिसने प्राग्ञ प्राप्त कर लिया, जो प्राग्ञ हाँ है उसको हाँ। प्रवीणता में रखेंगे, प्रवीणता अच्छा, प्राप्त की हो। प्रवीणता में रखेंगे। और क्या। ठीक है सर। ग क्षेत्र के कर्मचारी सबसे लास्ट अच्छा, को अपना प्रवीण अपना है, परिचय, अगर अपना उसके परिचय दे बाद दीजिए पहले। उन्होंने। सुनिए, अपना परिचय सर थोड़ा मैं दीजिए। कमलेश कुमार शर्मा। सर हाँ, मैं कमलेश कुमार शर्मा, भारतीय जल प्रबंधन संस्थान रहा हूँ सर। संस्थान कहाँ से, हेलो। भुवनेश्वर? हाँ जी सर, जी सर, भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर, उड़ीसा। अच्छा, स्वागत है। उड़ीसा में, कटक में मैंने सर काम किया है जी। सर सर बोलिए हाँ सर। बोलिए। जी सर, आप सर पूछ सकता हूँ सर प्रश्न सर? हाँ सर पूछिए, अगर स्वागत। ग क्षेत्र सर अगर ग क्षेत्र के कर्मचारी हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे एडमिन स्टाफ हो, सॉरी हम्म एडमिन को छोड़ देते हैं अगर, तो हम्म, अगर उन्होंने प्रवीण परीक्षा पास किया तो हाँ उनका हाँ, लास्ट कोर्स तो प्रवीण माना जाता है। प्रवीण लेकिन माना जाता है। उन्होंने, हाँ, तो कैश प्राइज और इंसेंटिव नहीं लिया, उसके बाद अगर वो प्राग करते हैं तो हाँ, क्या उनको कैश प्राइज और इंसेंटिव मिलेगा? नहीं, उनके लिए प्राग्ञ नहीं है। जिसके लिए उनके लिए अंतिम परीक्षा प्रवीण है तो उसको हम्म प्रवीण देने के पश्चात ही इंसेंटिव और जो भी अगर उनका नंबर मत होता है ना कि एक मुश्त जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो दी हम्म जाएगी। प्राग्ञ उनके हम्म। लिए नहीं है तो उनको आप एडमिशन ही नहीं दीजिए। अच्छा, और जो एडमिन के कर्मचारी हैं उनको तो मिल सकता है सर? उनके लिए, हाँ, उनके वो- लिए प्राग्ञ है। तो सर एक उनके प्रवीण लिए कोर्स प्राग्ञ है, करके। जब तक वो प्राग्ञ नहीं प्राप्त करते हैं तब तक उनको इंसेंटिव हाँ देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सर, जी सर। सर जी एक प्रवीण कोर्स करके क्या कोई हाँ कर्मचारी हाँ हाँ कार्यालय कार्य से संबंधित छोटी मोटी कार्य करने में उनको बहुत दिक्कत आएगी? सपोज मान लीजिए मैं अगर हिंदी क्षेत्र का हूँ, अगर कोई हाँ मेरे हाँ को बोले कि आप एक 6 महीने का कोर्स कर लीजिए और उड़िया भाषा में 2 शब्द लिखिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हाँ हाँ सरकार को इसमें चाहिए कि कुछ कोर्स की संख्या बढ़ाए, उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दे, ताकि जो कर्मचारी प्रवीण जिनके लिए सीमित रखा जाए उनको पराग किया जाए, ताकि वो ज्यादा हाँ। से ज्यादा शिक्षा ले, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, तभी सर वो लिख पाएंगे। लेकिन अच्छा तो प्रवीण दे देने से कोई नहीं कर ठीक, पाएगा सर, ये ठीक है। प्रॉब्लम तो आती है। मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार सरकार के पास मतलब भारत सरकार की के ऐसे संस्थान हैं जो उस पर भी काम करते हैं। एक केंद्रीय हिंदी निदेशालय है भारत सरकार का,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली में मुख्यालय उसका RK-पुरम में, वहां मैंने 9 साल काम किया है, इसलिए उसकी योजनाओं के बारे में जान रहा हूँ। ग क्षेत्र के लिए, हिंदीतर भाषी क्षेत्र के लिए निदेशालय पत्राचार के माध्यम से भी पाठ्यक्रम चलाता है। उनका जो पाठ्यक्रम है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, आप निदेशालय को आप डालेंगे chd.gov.in, CHD हाँ GOV सर .in, जी सर। ठीक है। आप मैसेज भी हमारे मेल बॉक्स में डाल दीजिएगा, जी आपको सर। मैं और सूचना दे दूंगा। इसमें आप जाएंगे ना तो उनके द्वारा इस तरह के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, और यहाँ तक कि जी सर। उनका एक होता है PCP प्रोग्राम होता है, पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम, वो आपके सेंटर में जा करके आपको 10 दिन की ट्रेनिंग भी देंगे, आपके कापियों का मूल्यांकन भी करेंगे और आपको आकर के 10 दिन की ट्रेनिंग भी देते हैं, ठीक है। तो आप उनको पत्र ठीक है लिखिए, सर। जो भी जी सर। सहायता होगी मैं करूंगा उसमें आपकी। आगे चलिए। सर एक तीसरा प्रश्न है हाँ। कि सर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक जो सर्कुलर है 2016 का है, जिसमें ये कहा गया है कि जो कर्मचारी और अधिकारी अगर 10,000 शब्द प्रति वर्ष अगर हिंदी में लिखते हैं तो उनको 5,000 रुपये का प्राइज मिलेगा, लेकिन ये हाँ 2016 तक का ही है, जिसके कारण इसको अपडेट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कई बार हमारे कार्यालय में कार्यालय इसको मानने से इनकार कर देता है। नहीं, तो कोई सर कार्यालय इसको इसके मानने से लिए सर इनकार कोई नहीं कर व्यवस्था सकता है है। सर कि कोई कारण? नहीं, सुनिए सुनिए, किसी भी कार्यालय द्वारा जो भी, जैसे ये राजभाषा विभाग द्वारा जारी किया गया है, तो राजभाषा विभाग का जो अंतिम आदेश होगा ना उसी को मान्य होगा, वो 2017 का ही है, 16 का आप जो बता रहे हैं, ठीक है ना। श्री प्रकाश जी शुक्ल जी सर। द्वारा उसको जारी किया गया ना, श्री प्रकाश शुक्ल जी द्वारा, उनके हस्ताक्षर से, तो अभी तक का वही है, उसके जी बाद सर। कोई जारी नहीं हुआ है। तो ये नहीं हुआ कि हर साल उसको जारी किया जाएगा, जो उस विभाग का अंतिम आदेश होगा वही लागू होगा। कोई भी आपके कार्यालय का अधिकारी उसको मना नहीं कर सकता है कि हम इंसेंटिव नहीं देंगे। आप चाहे तो इस संदर्भ में राजभाषा सर विभाग से एक छोटा विचार सा कर और सकते चौथा। हैं। जी जी सर। जी सर। सर एक चौथा प्रश्न है कि सर जब भी कोई राजभाषा विभाग सर्कुलर इशू करता है तो हमें राजभाषा सर्कुलर का मतलब लेकर चलना चाहिए या ICAR का सर्कुलर को लेकर चलना चाहिए जब तक कि ICAR उसको मान्यता ना दे? आप देखिए, चूंकि इसका जो सबसे बड़ा संस्थान है भारत सरकार का राजभाषा को लागू करने का, वो राजभाषा विभाग है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जी सर। तो उनका उनके उसको ICAR कब इंडोर्स करता है या नहीं करता है, उसका इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप उनके वेबसाइट को हमेशा देखते रहिए, जो है rajbhasha.gov.in, उसको आदेश को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कार्यालय में उसके संदर्भ में जो भी आप कार्रवाई या जो भी लाभ उठाना आप चाहते हैं उसको आप पुटअप कर सकते हैं फाइल में। लेकिन सर हमारा एडमिन सेक्शन मानता ही नहीं है, बोलता है कि जब तक कि हमारा ICAR इसको नहीं मान्यता देता हम इसको नहीं तो मान सकते। आप पत्र जो है मुख्यालय को पत्र लिखिए, जी मुख्यालय को सर। पत्र लिखिए संदर्भ में। जी सर। जी सर। जी धन्यवाद सर, यही क्वेश्चन था सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। और कोई इसमें प्रश्न हाँ। पूछना चाहते हैं, पूछें। हाँ तिवारी सर। आप अपना परिचय दीजिए पहले। हाँ सर, मैं कमलेश कुमार, कमलेश भारतीय जी। मृदा संस्थान अनुसंधान केंद्र कोटा से सर। हाँ सर, आइए कमलेश जी बोलिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अपन गृह मंत्रालय को हिंदी प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट भेजते हैं। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। सर अपन जो त्रैमासिक हिंदी प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट जो भेजते हैं, हाँ हाँ उसमें एक कॉलम होता है कि धारा 3 के अंतर्गत कागजात। हाँ हाँ तो धारा 3 के अंतर्गत जो तो 14 कागजात हैं, हाँ हैं, हाँ उन कागजातों को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, अलग कर लिया है। हाँ इसके बाद एक कॉलम होता है कि भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा। हाँ जी, मूल पत्राचार। यस सर। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि वह जो मान लीजिए आपने 100 मूल पत्र भेजे हैं हाँ हाँ और 20 मान लीजिए धारा 3 के कागजात हैं आपके, तो वो जो 20 धारा 3 के कागजात हैं वो उन 100 में जोड़ेंगे, 120 होंगे, या वो 20 अलग रहेंगे, वो 100 अलग रहेंगे? वो 20 अलग होंगे, 100 अलग होंगे। अच्छा आपने प्रश्न उठाया। अक्सर क्या होता है कार्यालयों में इसको लेकर के बहुत उसमें थोड़ा सा भ्रम की स्थिति होती है। यस सर। हम जो 14 दस्तावेज हैं, जो धारा 3 के अंतर्गत दस्तावेज हैं, जी। वो
आपको जो प्रथम खंड है धारा 3 के अंदर आने वाले कागजात, वो जो कि आदेश हैं, वो पत्र नहीं है। जी सर। वो आदेश है, वो पत्र नहीं है। ठीक है। ठीक है, उनकी तो बहुत अलग से आइडेंटिफाइड है, मूल उनका तो मूल पत्राचार जो है वो करस्पॉन्डेंस है। आप जो पत्र लिख रहे हैं, लेटर, हाँ उसका विवरण देना आपको है, या ईमेल भेज रहे हैं, वो मूल जी पत्राचार में आएगा। जो आपके कार्यालय द्वारा ओरिजिनली जो जनरेट हुआ है, जो आपने मूल रूप से अपने कार्यालय से कोई ईमेल भेजा है या कोई पत्र किसी को आप भेज रहे हैं, तो जी उसका आंकड़ा जो है उसमें दिया जाएगा मूल पत्राचार में। धारा 3 में वो आदेश आएंगे आपके, जैसे सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने या प्रशासनिक अधिकारी ने कोई आदेश निकाला है आपके कार्यालय से, या जी। किसी आपके कार्यालय के जो प्रमुख है उन्होंने निकाला है, तो हाँ, उन कोई आदेशों की विज्ञापन। संख्या को डालेंगे धारा 3 के अंतर्गत। हाँ ठीक है सर, तो मतलब वही दोनों अलग अलग रहेंगे, अलग अलग है दोनों। स्पष्ट ये है ना सर। जी। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर, यही हम करना चाह रहे थे, यही कर रहे थे, सोचा आपसे धन्यवाद। कंफर्म कर लेते हैं। धन्यवाद। थैंक नमस्कार यू। सर। नमस्कार। सर मैं विशेष त्रिपाठी, कनिष्ठ अनुवादक, लेखा परीक्षा कार्यालय, राजकोट से। अरे स्वागत आपका। धन्यवाद श्रीमान जी। एक प्रश्न ये पूछना था सर, जो राजभाषा हिंदी प्रोत्साहन योजना के तहत जो धनराशि देनी है कार्मिकों को, जी। तो उसके लिए क्या कार्यालय स्तर पर कोई समिति का गठन करना है, या हिंदी अनुभाग अपने स्तर पर उनका चयन करके वो पुरस्कारों को दे सकता है? देखिए, उस संदर्भ में आईसीआर का ऑर्डर है, मुख्यालय द्वारा एक जारी आदेश किया गया है उसमें। जी तो उसमें समिति का गठन तो किया जाना है, उसमें समिति जरूर से बनेगी। जी सर। हाँ, उसकी एक मूल्यांकन समिति होती है, जिसमें जी संस्थान के निदेशक महोदय होते हैं या उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी होता है, वरिष्ठ अधिकारी होता है। फिर जी उसमें जी एक सदस्य उसके राजभाषा अधिकारी होते हैं, और एक जी कोई अन्य व्यक्ति जिसको निदेशक महोदय को लगता है कि इनको हम सदस्य रूप में नॉमिनेट कर सकते हैं, नामित कर सकते हैं, वो व्यक्ति। तो समिति का गठन तो जरूर होगा, वही उसका मूल्यांकन करेगी। और उसमें सर अधिकतम जो धनराशि है, ऐसा तो कहीं बाउंड नहीं है कि उतना ही देना है? नहीं, अधिकतम राशि का बाउंड है, बाउंडेशन है। नहीं सर, अधिकतम 3,000 का जैसे है, और 5,000 का है, 5,000 का है। 5,000 के 2 पुरस्कार न्यूनतम। हैं, फिर 3,000 के हैं, जी जी जी। फिर 2,000 के हैं। तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि हम अधिकतम, अगर कोई उस पर मानदंडों पे नहीं खरा है तो हमको उसको उतना देना ही है 5,000 करके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको उसमें रखिए, उनको 3,000 का दीजिए, जी किसी को 2,000 का दीजिए। जी लेकिन चूंकि जब सरकार दिल खोल के आपको दे रही है कि आप हिंदी को प्रोत्साहित कीजिए, जो हिंदी में काम करने के लिए काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित कीजिए, तो आपको 5,000 देने में आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। जी। जब सरकार का दिल इतना बड़ा है हिंदी को लेकर के, तो हम अपना दिल संकुचित क्यों करें। बिल्कुल सर। दूसरा प्रश्न ये है सर, जी। कि कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन जब हम करते हैं, तो इसका कुछ लिखित आदेश है कि प्राध्यापक के रूप में भूमिका जो हिंदी अनुभाग के कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादक या हिंदी अधिकारी हैं, जी। वो प्राध्यापक के रूप में कार्यशाला कर सकते हैं, या अतिथि प्राध्यापक को बुलाना आवश्यक ऐसा कुछ नहीं है, एक एक तरह से परंपरा के रूप में दिया जाता है है? जी कि सर। हम इसी के माध्यम से और संस्थानों से जुड़ जाते हैं। राजभाषा ही एक ऐसी चीज है जो केंद्र किसी भी शहर में केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों को जोड़ने का उद्यम रखती है। सभी दफ्तर जुड़ जाते हैं क्योंकि सभी कार्यालयों में राजभाषा है, राजभाषा अधिकारी हैं, और जी राजभाषा के सभी काम होते हैं। जी तो सर। एक परंपरा कह सकते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल नहीं है। ओके सर। कोशिश दोनों दोनों करना चाहिए। आप बाहर के व्यक्ति को भी बुलाइए, अपने भी दीजिए। हम जी जितना सर। किसी को ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं, जितना हम पढ़ाते हैं उतना हम खुद भी पढ़ते हैं, उतने खुद हम अपनी मतलब शिक्षा ग्रहण करते हैं और सुशिक्षित होते हैं। तो दोनों और कार्य किए जाना चाहिए। आज का आखिरी प्रश्न मेरा ये है श्रीमान जी, की नराकास की सदस्यता शुल्क के संबंध में अभी एक पत्र आया है कि जो बड़े कार्यालय हैं उनको 14,000 कर दिया गया 5,000 से। जी। तो ये शुल्क तो कई देने में कई कार्यालय जो है थोड़ा सा असक्षमता भी अपनी व्यक्त करेंगे, और अचानक 5,000 से 14,000 कर देने का कुछ तो अभिप्राय संबंध नहीं। आपका कार्यालय नाराकास का अध्यक्ष कार्यालय है वहां पर? अध्यक्ष कार्यालय नहीं है सर, सदस्य कार्यालय। सदस्य हैं। अध्यक्ष कार्यालय कौन है? कोठी कंपाउंड रेलवे के पास है, पश्चिम रेलवे। अच्छा। अच्छा, रेलवे के पास। तो उन्होंने दिया है 14,000 देने के लिए। जी जी जी। अब चूंकि वो नाराकास के अध्यक्ष कार्यालय का वो विवेकाधिकार है, जी तो सर। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि इस संबंध में क्या कोई राजभाषा मुख्यालय से कोई आदेश है, या? कोई आदेश नहीं है। नाराकास के अध्यक्ष कार्यालय को ये अधिकार दिया गया है
कि जी सर। नाराकास के जो भी बैठकें होती हैं उनको सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए जो भी धनराशि है वो अपने स्तर पे उसको मतलब इकट्ठा कर सकते हैं। और इसके साथ ही वो धनराशि अगर उनके पास कम पड़ती है तो राजभाषा विभाग का जो भी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय होता है जी उससे भी वो पैसे ले सकते हैं। जी सर। जी सर। जी, तो उनको आप कम से कम इतना बताइए कि क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय जो राजभाषा विभाग का है उनसे भी वो कुछ पैसे ले सकते हैं, बिल्कुल है सर। ना। और धन्यवाद। उनका चूंकि ये विवेकाधिकार उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ जी, नमस्कार। और एक बात नमस्ते। है, जारी कागजात की कुल संख्या में आपने अभी बताया कि आदेशों को संख्या और कार्यालय से बाहर जा रहे ओरिजिनेटिंग करस्पॉन्डेंस के अलग अलग रखना है। अब जी तक जी तो हमने ये एक जैसे मान लिया है जी, जितना लेटर्स हमने जारी किया है आदेश में सबको होने काउंट कर लेते दीजिए। हैं, हाँ, उसको आप सब काउंट कर लेते हैं ना। अलग अलग काउंट करने की जरूरत नहीं है ना जी। नहीं, अलग करना है मैडम। अक्सर ये गलतियां होती हैं कि हम उनको भी मूल पत्राचार में जोड़ लेते हैं। पत्राचार मतलब हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, करस्पॉन्डेंस। हाँ तो हाँ जो लेटर हम किसी दफ्तर को भेजते हैं वो मूल पत्राचार में आएगा। हाँ और जी। जो धारा 3 के दस्तावेज हैं वो हमारे कार्यालय के अंदर जारी होते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, उनको हाँ उसमें जी, काउंट अब नहीं मैं करना समझी। है, उसको नहीं काउंट करना है। धारा 3 में सिर्फ आदेशों को, हाँ बाकी का परिपत्र और जी संकल्प वो काउंट किया जाएगा। जी जी मैडम। हाँ जी, थैंक यू। सर एक मेरा प्रश्न था। जी, परिचय भी दीजिए अपना, पहले परिचय दीजिए सर। सर अपना परिचय पहले प्रदान करें हम सभी को, तो पूछें। आवाज अभी नहीं आ रही है आपकी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अब आ रही है। अपना जी परिचय सर, दीजिए फिर नमस्कार। कुछ मैं कुछ। अभिषेक प्रकाश, अनुवाद अधिकारी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो रायपुर से हूँ। धन्यवाद। सर मेरा एक प्रश्न था कि किसी भी तकनीकी या वैज्ञानिक संस्था में, जैसे ICAR है या इस तरह की संस्थाएं हैं, तो वहां पे यदि हम लोग कार्यालयीन कार्य कर रहे हैं और उसमें हम हिंदी भाषा में मूल पत्र लिख रहे हैं या फिर नोटिंग लिख रहे हैं या जी फिर किसी प्रकार का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, तो जी ऐसी स्थिति में जो ट्रांसलिटरेशन है, लिप्यंतरण है, वह किस सीमा तक हम कर सकते हैं? देखिए, अनुवाद अलग चीज है, ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। ये आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, जैसे आपने बात की ना, ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी अनुवाद है जैसे हमने अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। ट्रांसलिटरेशन है लिप्यंतरण, लिपि बदलते हैं हम। जी जैसे हम हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, उसको आपने अंग्रेजी में लिख दिए। मैं जाता हूँ MAIJATA, तो ये जी लिप्यंतरण हो गया। जी आपने उसको जो है अंग्रेजी की लिपि में लिख दिया, वो लिप्यंतरण है। तो लिप्यंतरण की चीज तो उसका कोई स्थान ही नहीं है कार्यालयों में। लिप्यंतरण का कोई स्थान हमारे कार्यालय में नहीं है। अनुवाद की बात होती है किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में किए जाने की। सर, अगर कोई ऐसा शब्द है, जैसे कोई वैज्ञानिक, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ रही है, बिल्कुल। जी सर, कोई ऐसा शब्द है, कोई वैज्ञानिक या तकनीकी शब्द है जिसका हिंदी पर्याय अच्छा। हमें हिंदी पर्याय बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत क्लिष्ट हाँ है, या बहुत ज्यादा उसमें संयुक्त अक्षर जो है उसमें सम्मिलित है, और ऐसी बिल्कुल स्थिति में लग रहा है कि अगर हम वह हिंदी पर्याय इस्तेमाल करें नहीं तो खोज शायद पा उसे रहे हैं। समझने में, या बिल्कुल समझ खोज गया भी मैं। पा रहे हैं तो सर, जैसे हम लोग तो हिंदी अधिकारी हैं तो हम उसे समझ पा रहे हैं, लेकिन शायद हाँ बाकी लोग उसे आसानी से ना समझ पाए। ऐसी जी स्थिति में सर, जो हम लिप्यांतरण कर देते हैं, तो उसके लिए क्या सीमा, किस सीमा तक हम कर सकते हैं सर, ये मेरा भाई सीमा तो कम होनी चाहिए। आप जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेजी का शब्द है, उसका हिंदी इक्विवेलेंट उनको नहीं मालूम है, कठिन प्रतीत होता है, तो उसी को देवनागरी लिपि में लिख दीजिए। उसी शब्द को, अंग्रेजी के शब्द को देवनागरी लिपि में लिख दीजिए। इतना समावेशी तो हिंदी भाषा है। अगर कोई कठिन शब्द है जिसका आपको हिंदी नहीं मालूम होता है, तो आपको किसी तरीके से भयभीत होने के लिए किसी प्रकार से झिझक की आवश्यकता नहीं है। उस शब्द का देवनागरी लिपि में उसी को लिख दीजिए, देवनागरी लिपि में। बाकी पूरी आपकी नोटिंग जो हिंदी में होगी। तो हमें, और दूसरा है कि अगर अधिकारी है आपका सहायक इस तरह की कोई टिप्पणी देता है तो आप उसको हतोत्साहित नहीं कीजिए।
उसको बढ़ावा दीजिए, क्योंकि किसी ने अगर हिंदी में काम करना शुरू किया है तो बहुत ही वो प्रोत्साहन का पात्र है, बहुत अच्छा काम उसने किया है। अंग्रेजी के शब्दों को अगर मान लीजिए उन्होंने बिल्कुल रोमन लिपि में ही लिख दिया अंग्रेजी में, तो भी उनको हतोत्साहित नहीं कीजिए, उनको बस बोलिए इसको देवनागरी लिपि में लिख दीजिए जब भी लिखें। तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उसकी सीमा कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न किसी से पूछना हो? तिवारी जी, एक प्रश्न था। कौन पूछ, नाम बताइए। राकेश कुमार बोल रहा हूँ। राकेश जी, आप तो राजभाषा अधिकारी हैं, आपको इतने प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रश्न के साथ उत्तर भी बताऊंगा इसीलिए। अच्छा, तो थोड़ा और लोगों को मौका दीजिए, फिर आपको। हाँ, पूछिए, फिर पूछिए। हाँ, हमारे यहाँ पे क्या है, आईसीएआर में क्या है, बार बार जैसे मैं एनडीआरआई में रहा, फिर यहाँ आईसीआईआई में आया हूँ, तो हमारे वैज्ञानिकों को संशय लगता है कुछ शब्दों में, जैसे डिवीजन, सेक्शन और डिपार्टमेंट। डिवीजन को क्या लिखेंगे, सेक्शन को क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट को क्या लिखेंगे? तो मैं बता भी दूं, डिवीजन को प्रभाग लिखें, सेक्शन को अनुभाग, हाँ, ये तो डिपार्टमेंट अंडरस्टूड है, विभाग। सभी जगह लिखा जा रहा है। अब चूंकि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, देखिए राकेश जी, अगर विश्वविद्यालय की बात आती है जी तो वो फिर वो प्रभाग नहीं होगा, फिर वो विभाग होगा, वो डिपार्टमेंट होगा। जी जी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अगर 4 हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, अगर वहां पर डिवीजन नहीं लिखा जाएगा, वहां तो विभाग ही होगा। विभाग दो जगह इस्तेमाल होते हैं। अगर सरकारी केंद्र सरकार का दफ्तर है तो विभाग हमारा क्या है, डेयर है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड रिसर्च वाला जो है डेयर, उसके अंतर्गत हम सारे संस्थान काम करते हैं। लेकिन तो ये मतलब सरकारी स्तर पे विभाग हमारे मंत्रालय में इस्तेमाल होता है। और दूसरी जगह क्या होता है, विश्वविद्यालयों में विभाग शब्द का इस्तेमाल होता है, कि उसमें जो भी जैसे हिंदी विभाग, भूगोल, जियोग्राफी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट जो होता है विभाग, तो विश्वविद्यालय में ये चूंकि जो भी हमारे डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें विभाग शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, किया भी जाना चाहिए। वहां प्रभाग नहीं, वहां विभाग ही होगा, क्योंकि उसको तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। बिल्कुल, ये जरूरी चीज थी सर, ये ना अच्छी बता दी आपने और हाँ, क्लैरिफाई कर दी। हाँ, किसी संस्थान में डिपार्टमेंट नहीं लिखेंगे, संस्थान में डिवीजन ही लिखेंगे। हाँ, और कोई प्रश्न, कोई पूछना हो तो? ठीक है, अब तो निदेशक मोदी की जैसे अनुमति हो तो आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। ठीक है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं संस्थान भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के निदेशक महोदय डॉक्टर एम मधु से अनुरोध करता हूं। अच्छा, इसके बाद बोलेंगे सर। तो मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि आज के कार्यक्रम पे अपने निष्कर्ष और टिप्पणी देने के लिए पधारें, आदरणीय निदेशक महोदय। उपस्थित सबको नमस्कार। श्री आशुतोष कुमार तिवारी जी, श्री एच.एन. शर्मा जी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वैज्ञानिक गण और ऑनलाइन में हमारा साथ जोड़ा हुए हैं समस्त वैज्ञानिक और निर्देशक और हिंदी का नोडल ऑफिसर्स हैं। सबका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। मैं सर्वप्रथम आप लोग हमारा साथ ये प्रशिक्षण और हिंदी ज्ञान बढ़ाना अवसर पर आप लोग जोड़ के कुछ आपका सवाल का अंतर्गत हिंदी राजभाषा का आगे बढ़ाने पर बहुत बहुत महत्व है। आप लोग इसके साथ जोड़ चुके हैं, आप लोग हिंदी के माध्यम में काम कर रहे हैं एंड हर साल और 2 साल के अंदर आप लोग हिंदी पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट भी करता होगा, उसका मीटिंग का भी करते हैं और बीच बीच में त्रैमासिक रिपोर्ट में भी आप लोग भी करते हैं। मेरा अनुभव है, ये हमारा संस्थान है और ज़्यादातर भारतीय कृषि अनुसंधान प्रशिक्षण प्रस्थान का ये
छोटा संस्थान होगा और बड़ा संस्थान होगा, ये दिक्कत है। हम लोग ज्यादा तरफ हम लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है हम लोग ना काम नहीं करते हैं। दिक्कत तो क्या होगा, इसका जानकारी होना, धारा 3(3) का अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अलावा मूल पत्र में 4 में क्या आते हैं, ये दोनों को अंतर आप लोग अच्छा तरफ पता हो जाएगा तो, एंड रोज आप लोग उसके थोड़ा मॉनिटरिंग देखेगा तो आप त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करने पर पीछे नहीं पड़ेगा। आपका छोटा केंद्र है बड़ा केंद्र है, इसका तो बहुत बहुत बढ़िया काम हो जाते हैं। दूसरे हैं फाइल नोटिंग के बारे में, टिप्पणी के बारे में बात करेगा तो आजकल का हम लोग ज्यादा तरफ ई ऑफिस के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं, एंड छोटा थोड़ा ई ऑफिस काम नहीं करेगा तो हम लोग फिजिकल फाइल में मूल करते हैं। हम लोग ई ऑफिस में ज्यादा तरफ करेगा तो उधर कोई हिंदी ज्यादा तरफ नहीं भी जानता हो तो उधर शब्द हैं, शब्द ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप लोगों का तो शब्द मिल जाते हैं। ये हिंदी का शब्द आप लोग संभाल कर सकते हैं, उसका कॉपी करके उसमें पेस्ट भी कर सकते हैं, उसका अच्छा तरफ व्यवहार भी कर सकते हैं। एंड इसी टिप्पणी में छोटा सा हिंदी में साइन करने में भी आप लोग सीख लीजिए। ज्यादा तरफ आप लोग तो हस्ताक्षर तो जानता होगा, ये छोटा हस्ताक्षर आपको हिंदी में करने में दिक्कत ना होगा। हम लोग ज्यादा तरफ वैज्ञानिक का काम पर करने पर मेरा आप लोगों का निवेदन है, सारे टेक्निकल लोग हैं, साइंटिस्ट लोग तो काम करते हैं, उनका तो वैज्ञानिक पत्र वगैरह लेखन वगैरह लिखते हैं, किताब भी लिखता होगा और वैज्ञानिक पत्र भी लिखता होगा, ये तो ज्यादा तरफ अंग्रेजी में भी लिखते हैं। हम लोगों का ज्यादा तरफ प्रशिक्षण और प्रोत्साहित करने का जरूरत है, हमारा टेक्निकल स्टाफ है, साथ ही हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उन लोगों का हिंदी का प्रयोग करने का क्षमता शक्ति बहुत बहुत ज्यादा भी होते हैं, उन लोगों का भी हम लोग प्रोत्साहित करें। छोटा पॉपुलर आर्टिकल है और दूसरा अन्य आर्टिकल भी लिख लें, और उन लोग आजकल का बहुत काउंसिल भी बहुत हिंदी का माध्यम पर पब्लिकेशन पीरियडिकल भी बीच बीच में निकालते हैं और महीने में निकालते हैं, उसी लेखनी पर आप लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं एंड उसका ज्यादा तरफ संभाल कर सकते हैं। एंड दूसरा बात है, ये लेखनी लिखने पर, लेखनी लिखने के लिए हर दिन और एक हफ्ता और एक महीने में तो नहीं होगा। मेरा सुझाव है, एक विषय पर आप लोग लिखने के लिए शुरू करते हैं, आप रोज रोज 100 पद लिखें। 100 पद लिखेगा तो 1 महीना और 2 महीने में तो आप लोगों का तो एक 5 पन्ना का और 10 पन्ना का एक पत्र मिल जाएगा। एक होने के बाद दूसरा के साथ उसको देखने के लिए, पढ़ने के लिए, कोई आपका संस्थान में कोई दूसरा वैज्ञानिक के ऊपर और हिंदी महान विद्वान के साथ उसका साथ शेयर करें। शेयर करने के बाद एक दफे पढ़ेगा तो छोटा मोटा करेक्शन हो तो उसका तो इनकॉर्पोरेट करके आप कर सकते हैं। इसी तरफ हम लोग एक किताब भी हम लोग किया था, एक और दो साइंटिस्ट का तो उनका तो अंग्रेजी में तो इंग्लिश हिंदी में तो
अच्छा तरफ जानता था, उन लोग भी लिखा, इसके लिए भी आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिए। एंड तीसरे बात है मैं बोलने के लिए, बीच बीच में इसी तरफ प्रशिक्षण का जरूरत है, मोटिवेशन का जरूरत है। आप प्रोत्साहित करें बीच बीच में कुछ। आप हिंदी सप्ताह तो करते हैं और संस्थान तो करते हैं, इसके अलावा आप लोग बीच बीच में छोटा मोटा कार्यक्रम हिंदी प्रोत्साहित करने के लिए आप आयोजित करें। आपका संस्थान के अंदर का कर्मचारी के अलावा भी अब आप लोग आसपास में कोई शिक्षण छोटा मोटा संस्थान भी मिल जाते हैं, स्कूल और कॉलेज भी मिलते हैं, उनके साथ भी हम लोग जोड़ सकते हैं। उन लोगों का भी इधर हिंदी डिबेट है और लेखनी लिखने में है, उनका भी हम लोगों के साथ जोड़ेगा तो आपका व्यवहार भी और रिपोर्टिंग भी ज्यादा हो जाता है। एंड 5 में है, आप लोग ज्यादातर सवाल भी पूछ रहा था, पुरस्कार दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, इसमें तो कुछ नियम भी हैं, सर्कुलर भी हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजभाषा का सर्कुलर भी है, उसका पालन करें। इसके अलावा भी पुरस्कार करने पर आप लोग हिंदी हर चैतन्य मासा करते हैं, हर साल कार्यक्रम करते हैं, उसमें तो खर्च करने में तो आप लोगों का तो कमी तो नहीं होना है। हाँ, इसलिए एक्चुअली ज्यादा तरफ कोई अच्छा काम किए उसी साल में उनका भी थोड़ा ज्यादा इसी तरह पुरस्कार में उनका सम्मानित करके प्रोत्साहित करेंगे तो आप लोगों का ये उनका भी देख के दूसरा लोग भी थोड़ा हिंदी में व्यवहार करने पर आगे बढ़ेगा। आपका संस्थान का हिंदी व्यवहार का भी प्रोग्रेस भी बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा। ज्यादातर एक्चुअली मेरा एक और अनुभव है, मैं एक बिंदु के ऊपर में रखना चाहता हूँ। मैं 2000 पुराना एनुअल रिपोर्ट है, पिछले साल का एनुअल रिपोर्ट है, हिंदी एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश करना था। आप लोगों को भी पता है वैज्ञानिक का शब्द है, उसका दूसरा भाषा में हिंदी में लेके आना पर बहुत बहुत इवन हिंदी पंडित का भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं क्या किया, मेरा संस्थान के अंदर कुछ हमारा रीजनल क्षेत्रीय संस्थान है उनके साथ भी जोड़ के, हमारा मुख्य कार्यालय के साथ भी जोड़ के मैं एक टीम बनाया था। ये टीम के अंतर्गत ज्यादातर टेक्निकल स्टाफ भी था, उन लोगों के जोड़ के और कुछ साथ ही वैज्ञानिक गण भी था, उनके साथ जोड़ के हम लोग वार्षिक संस्थान का वार्षिक प्रस्तुति निकला था। बहुत अल्प दिन में, मेरा ख्याल से 15-20 दिन के अंदर सारे अंग्रेजी में था, ये हिंदी में तो हो गए। हिंदी में होने के बाद एक दफा पढ़ना पड़ा, पढ़ने के बाद मेरा ख्याल से 1.5 महीने के अंदर ये किताब तो निकाल के आ गए। आप ये किताब है, अंग्रेजी वर्षन है, दूसरा हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, उनका अनुभव के ज्यादा तरफ वैज्ञानिक का टर्मिनोलॉजी का एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, इसलिए मुश्किल हो जाता है। एंड मेरा अंतिम है, आजकल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग का सॉफ्टवेयर भी आते हैं, लैंग्वेज भी है। मेरे ख्याल से आने वाला दिन पर कोई भाषा में हम लोग बात करना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं, ये परिश्रम बहुत बहुत कम हो जाएगा, हम लोग कठिन से बहुत बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग सोचेंगे आने वाला दिन में हमारा
काउंसिल भी ज्यादातर अब ये नया टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है, अलग अलग संशोधन, कृषि संशोधन के अलावा इसी तरफ हम लोग कहाँ लायक हैं उसमें भी आप लोग सवाल कर सकते हैं। इसी सब से हम लोग आगे भी इसी तरफ 1 महीना और 2 महीना और 3 महीने के अंदर आप लोग फिर मिलेंगे। दूसरा विषय पर, हिंदी दूसरा विषय पर हम लोग चर्चा करें। आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग भी चाहिए तो इसके साथ आपका क्या हम लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ आपका बात रखना चाहते हैं, आप भी बात कर सकते हैं, उसका भी तैयार करें। हम लोग बीच बीच में इसी तरफ छोटा मोटा 1 घंटा और 1.5 घंटा का कार्यक्रम आयोजित करें। हम लोग आपस में सीखेंगे एंड हिंदी का आगे बढ़ावत करेंगे। इसी सब से मैं फिर आप लोगों का, फिर मेरा संस्थान का तरफ, मेरा सारे स्टाफ का तरफ आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरा धन्यवाद है तिवारी जी का और एच.एन. शर्मा जी का और उनका टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको मैं धन्यवाद करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार एंड जय हिंद। अब मैं संस्थान के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो अपना वक्तव्य हम सबके समक्ष रखें। परमादरणीय संस्थान के निदेशक डॉक्टर एम वधु साहब, हमारे राजभाषा उप निदेशक श्री आशुतोष तिवारी जी, और इस हिंदी प्रशिक्षण और संवाद कार्यक्रम में जुड़े भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत सरकार के विभिन्न कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी साथियों, मैं आप सभी लोगों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में जो है अपना समय निकाल के इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। साथ ही इससे पहले कि मैं धन्यवाद प्रस्ताव रखूं, मैं थोड़ा सा हिंदी के विषय में और इस संस्थान में हो रहे कार्य के विषय में आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। निदेशक महोदय के संज्ञान में भी लाना चाहता हूं कि जो हमारे धारा 3(3) का जो यहाँ पे अनुपालन है, वो हमारा ये प्रयास रहता है 100% हम धारा 3(3) का अनुपालन करते हैं, और कोई भी हम ऐसा कागजात जारी नहीं करते जो हिंदी में ही हो या अंग्रेजी में ही हो। कई बार इस संदर्भ में हमारा थोड़ा सा जो है वो कोई भी आदेश थोड़ा डिले जरूर हो जाता है, लेकिन हमारा 100% प्रयास रहता है कि वो दोनों में जो है भाषाओं में जाए, ताकि धारा 3(3) का अनुपालन पूर्णतः सुनिश्चित हो सके। दूसरे जो हमारे मूल पत्राचार हैं, ये मैं यहाँ से आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। जो हमारा मूल पत्राचार है वो पूरा 100% हम हिंदी में करते हैं। कोई जो हमारा कानूनी कोई कुछ दूसरी तरह की चीज हो, बात अलग है, बाकी हमारा सारा मूल पत्राचार हम सब हिंदी में करते हैं। और जो हिंदी में हमें पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम 100% हिंदी में जवाब देते हैं। और मैं ये भी यहाँ पे सूचित करना चाहता हूँ कि जो हमारी टिप्पणी का, जो हिंदी टिप्पणी का कार्यक्रम जो लक्ष्य से बहुत आगे हम चल रहे हैं, कम से कम हम 95 से 98% जो है ना 98% हमारा जो है हिंदी में हम टिप्पणी करते हैं। और हमारा यही प्रयास रहता है कि हम जो है इसको हिंदी को कम 100% इसका जो है प्रयोग बढ़ाएं। जैसा कि हमारे तिवारी साहब ने बताया कि धारा 3(3) और अधिनियम 1963 और नियम 1976, साथियों इन सभी का जो मूल तत्व है, मूल भावना है, वो यही है कि हम जो है हिंदी का उत्तरोत्तर हिंदी का राजभाषा के राज के कार्य में उसका 100% प्रयोग करने का, 100% तक ले जाने का अपना प्रयास करें।
तो ये जो हमारे यहाँ पे जो प्रगति थी इस विषय में मैंने आपको बताया। मैं हाँ, जो हमारी वेबसाइट है वो भी जो है बायलिंगुअल है, उसमें आप देख सकते हैं सारी जो भी जानकारी होती है वो भी बायलिंगुअली उस पे हम अपलोड करते हैं। और जो अन्य हमारे जो प्रशिक्षण वगैरह भी होते हैं, कई बार मुझे भी उसमें जाने का मौका मिलता है, प्रशिक्षण जो इनके रूम जो होते हैं उसमें जाने का मुझे मिलता है। तो हमारे जो स्लाइड बेशक कई बार अंग्रेजी में होती है, लेकिन जो उसका जानकारी दी जा रही होती है वो 100% हिंदी में दी जा रही होती है। तो इस तरह हम जो है प्रयासरत हैं कि हमारा जो है 100% हिंदी का जो है हम प्रयोग आने वाले समय में राजकाज के कार्यक्रम में कर सकें। तो इस संदर्भ में मैं माननीय निदेशक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय दिया और हमें आशीर्वचन दिया, और जिस तरह उन्होंने कहा कि आगे और इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं और किस तरह हम जो है टुकड़ों टुकड़ों में चीज को बांटकर उसका एक समूह बनाकर किस तरह हमने जो हिंदी का जो हमारा राष्ट्र जो वार्षिक प्रतिवेदन जो हमारा है वो इस संस्थान का वो तैयार किया। तो ये बहुत ही सराहनीय है। और निदेशक महोदय का जो है हमारे जब भी राजभाषा का कोई कार्यक्रम होता है ये बढ़ चढ़ कर हमें प्रोत्साहन करते हैं, इसके लिए मैं हृदय से इनका आभार और धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने उपनिदेशक राजभाषा श्री आशुतोष तिवारी जी का कि इन्होंने इस राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम और संवाद का आयोजन किया, और इससे जो है हमारे सभी जो बहुत सी लोगों की जिज्ञासाएं थी वो शांत हुई होंगी और उनका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तो मैं आशुतोष तिवारी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ अभी अपन सभी अपने प्रभागाध्यक्षों से और केंद्राध्यक्षों से और भारत सरकार के जो हमारे कार्यालय हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने प्रशिक्षण संस्थान से जो भी अधिकारी और कर्मचारी जुड़े उनका मैं बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूं। आशा करता हूं उनका इससे ज्ञानवर्धन हुआ होगा और जो उनकी कुछ जिज्ञासाएं थी वो भी शांत हुई होगी। और इस कार्यशाला से हमारा जो हिंदी में सारे पूरे भारतवर्ष में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए जो है हमारा बढ़ावा मिलेगा। अंत में आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। धन्यवाद सर। आप सभी लोगों को जैसा कि निदेशक महोदय ने अपने संबोधन में व्यक्त किया कि 2 महीने हर 2 महीने 3 महीने के अंदर हम कुछ इस तरह का आयोजन करें, तो निदेशक महोदय की अनुमति से मैं प्रयास करूंगा कि अगले 2 महीने के अंदर फिर कुछ जो जैसे कम से कम संसदीय समिति की जो प्रश्नावली है उस पे, और जो जैसा कि निदेशक महोदय ने चर्चा की एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो वर्तमान समय में जेनरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जानी जाती है। हम सभी जानते हैं कि एआई का प्रभाव पूरे वैश्विक स्तर पे बहुत ज्यादा है। उसके द्वारा कहा जाता है कि कंप्यूटर के आविष्कार के बाद पश्चात जेनरिक एआई का पूरे विश्व पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला है और भारतवर्ष उसका केंद्र बिंदु बनने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि हम भाषा के आदमी हैं तो एआई की भी चर्चा भाषा के संदर्भ में भी की जाएगी, उस पर एक कार्यशाला आयोजित की जा सकती है। चूंकि भाषा पे नासा के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिक ब्रिग्स का एक कमेंट था कि संस्कृत विश्व की ऐसी भाषा है जो सर्वाधिक वैज्ञानिक है। महर्षि पाणिनि ने अपने 14 माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से संस्कृत को व्याकरण को का एक एल्गोरिदम बना रखा है, और चूंकि हिंदी उसकी सहोदर है या कह ली उसकी सहज उत्तराधिकारी भाषा है, तो हिंदी भाषा पे भी एआई का प्रभाव पड़ना, उसके लाभों को प्राप्त करना बिल्कुल स्वाभाविक है। एआई का हिंदी भाषा पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका किस तरह उपयोग हम राजभाषा में कर सकते हैं, उस पे भी निदेशक महोदय के अनुमति से मैं एक कार्यशाला करूंगा और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसी तरह से जुड़ करके कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और मेरा जो ये प्रयास है उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों का, संस्थान के निदेशक महोदय का, संस्थान के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का, संस्थान के सभी वैज्ञानिक अधिकारी कर्मचारीगण का और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े हुए सभी मान्यवर एवं गणमान्य जनों, विद्वत जनों का मैं एक बार फिर
संस्थान की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर।